Good evening, partners. Wish you warm welcome to our weekly online session for our SIP certified partners. हम पिछले 6 महीने से ये सेशन हम रेगुलरली कर रहे हैं और उसके काफी सारे बेनिफिट्स हमें मिले हैं, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव सेशन का रहता है उसमें आपको जो नई प्रोडक्ट्स आ रही है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैं लास्ट 6 मंथ की क्विक स्कोर कार्ड बताऊं। सो इन लास्ट 6 मंथ राइट नाउ अभी हमारे पास 1000 से ज्यादा एसआईएफ सर्टिफाइड पार्टनर्स है एंड 250 प्लस करोड़ का हमने एसआईएफ एयूएम ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सो आई थिंक इट इज अ गुड फॉर सब एक अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस इज द बिगिनिंग। नई नई प्रोडक्ट्स आ रही है और आज हम एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की रेड हैक्स प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा जहां पे मैं एक आपको जो हमने वीकली सेशन के अलावा वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस दी क्लासरूम सेशन, जिसको हम कहते हैं कि एसआई प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड एंड टूल्स टू scale your SIF AUM. So in last 2 months we have successfully conducted 17 classroom workshop जहाँ पे almost 1000+ पार्टनर जो हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांच के टॉप 60-70 पार्टनर्स को अपॉर्चुनिटी दी थी, और वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स को समझा, कैसे एक एसआई प्रोडक्ट को डिकोड किया जाता है वो उन्होंने समझा। हाइब्रिड कैटेगरी है बट हाइब्रिड कैटेगरी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहती है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और काफी सारे पार्टनर्स दे गॉट द कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जाम, they have successfully passed the exam as well as they have started the business also. तो आज मैं before we go into the session, okay, I would like to reiterate कि यहाँ पे 411 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम सेशन करते हैं उसमें भी मैंने बताया है आपको बार बार कि हमारे कंट्री में 200 लाख करोड़ से ज्यादा, ओके, 200 लाख करोड़ से ज्यादा जो है फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्टेड है, ओके, रिटेल इन्वेस्टर का। और करीबन करीबन इक्विवेलेंट अमाउंट 200 लाख करोड़ का हमारे कंट्री में जो है वो कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। तो यहाँ पे करीबन करीबन 400 लाख करोड़ जो है फिक्स इनकम प्रोडक्ट में है। और आई एम श्योर कि सबको पता है कि फिक्स इनकम इन्वेस्टर के 2 पेन पॉइंट रहते हैं। आई रिक्वेस्ट कि हर एक पार्टनर यहाँ पे जो लिसन कर रहा है तो उनको चैट बॉक्स में लिखना है कौन से 2 पेन पॉइंट रहते हैं। एक फिक्स इनकम के इन्वेस्टर है उनके क्या 2 पेन पॉइंट रहते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर जो है लिखिए चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आया कि जितने हमारे सर्टिफाइड पार्टनर्स है, ओके, वो एक्टिवली लिसन भी कर रहे हैं और साथ साथ में वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो परेश भाई ने लिखा लो इंटरेस्ट रेट, ओके, लो इंटरेस्ट रेट। दीपक जी ने लिखा है लो इंटरेस्ट रेट एज वेल एज हाई टैक्स रेट। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो क्लाइंट्स है जो बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं उनके 2 मेन पेन पॉइंट है। वन इज दी लोअर इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड हायर टैक्सेशन, ओके। क्योंकि अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो इंडिया के जो टॉप 20% इन्वेस्टर्स है, जो हम कहते हैं मास एफिलिएंट क्लाइंट या एचएनआई क्लाइंट, दोज आर ऑलरेडी इनटू अ 30% टैक्स ब्रैकेट। सो व्हेन दे इन्वेस्ट इनटू अ फिक्स इनकम प्रोडक्ट, पोस्ट टैक्स their return is as low as 4 to 5%। तो लास्ट ईयर जो है इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास आया एसआईएफ के रूप में कि जो फिक्स इनकम के जो क्लाइंट है जो चाहते हैं कि हम फिक्स इनकम से 2 या 3% एक्स्ट्रा अर्न करें और साथ साथ में हमें टैक्सेशन भी फेवरेबल मिले, ओके। तो ऐसी स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में और आज की डेट में ऑलरेडी 3 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, अल्टीवा, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, मैग्नम का और प्लेटिनम का। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेड एक्स जो एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का लॉन्ग शॉर्ट फंड रहेगा हाइब्रिड कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड प्लस कैटेगरी या डेट प्लस कैटेगरी में, ओके। तो आई hand over to the so I let me introduce the speaker. Speaker is a Mr. Sriram. He's a chief investment officer with HSBC म्यूचुअल फंड, ओके, और स्पेसिफिकली एसआईएफ का रेड एक्स हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड देख रहे हैं।
So over to you, sir, Shyam sir. And we want presentation to be delivered into two part. एक part में आप 40 minutes आप products की USP बात करिए. कहीं ना कहीं मैंने एक बेस बना दिया हमारे पार्टनर को कि हम आज कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करने वाले हैं जो बॉन्ड प्लस कैटेगरी का है, और क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्लाइंट के लिए या एक पार्टनर के लिए है, और साथ में लास्ट 20 मिनट्स में हम क्या करेंगे, उनके जो क्वेश्चन आंसर लेंगे. सो ओवर टू यू सर. Sure. Thanks, Keyur bhai. Thank you very much, and really appreciate this opportunity. आप सबसे बात करने का. Thank you to everyone for logging in as well. I think like Keyur bhai set the tone. SIF category काफी exciting सा category है because what happened was that I think somewhere in 2022-23 the feedback from the industry जो सेबी को गया was that risk appetite बहुत कम हो गया है म्यूचुअल फंड साइड में. And what is happening is a lot of money जा रहा है into much more riskier products which are less regulated, whether it is PMS bonds, whether it's AIFs, which are all good, which are all doing very well. But then is there a possibility कि अंडर द म्यूचुअल फंड एजेस इटसेल्फ विद अ कार्व आउट कुछ एक अलग कैटेगरी ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या जहां पे इनोवेशन प्रोडक्ट इनोवेशन थोड़ा हो एंड रियली दैट नो कुछ अलग किस्म के नए प्रोडक्ट्स दैट नो म्यूचुअल फंड्स कैन कम अप विथ. सो उसी बेसिस पे एस आई एफ एज अ कैटेगरी केम अप एंड आई थिंक द इंडस्ट्री इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस कैटेगरी. Few key things I think आप सबको अच्छे से मालूम है कि the minimum ticket size has been kept as 10 lakhs for the SIF category. Logic यही है कि it should be to investors who understand risk returns a little bit better, not necessarily for that mass retail जहाँ पे let's say it is more difficult for them to understand. So that was the protection that no SEBI देना चाह रहे थे into the SIF category. In return, the flexibility is what came in. And we all know the flexibility is whether it is in terms of net shorting of up to 25% allow किया गया है जो mutual funds में नहीं है. Second flexibility is in terms of issuer exposure limit, sector exposure limit वगैरह सब भी थोड़े better higher है compared to mutual funds. लेवरेज अलाउड नहीं है अभी भी एसआईएफ में भी लेवरेज अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं है. सो दीज आर ऑल द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर देयर. इंपॉर्टेंटली कैटेगरीज अभी लाइक यू नो तीन इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी equity category rather जिसमें there are a few सब कैटेगरीज. देन हाइब्रिड के अंदर है जहाँ पे दो सब कैटेगरी है. एक ये जहाँ पे काफी एक्शन हुआ है विच इज द हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एंड द सेकंड कैटेगरी इज द एसेट एलोकेटर करके. दैट्स द सेकंड कैटेगरी प्रेजेंटेशन दैट शेयर नहीं स्लोली. किया हुआ है. जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, आपने हाँ मैं प्रेजेंटेशन. जस्ट थोड़ी देर में करता हाँ, हूँ. ओके ओके, डन आई डन डन. गॉट इट. जस्ट प्लीज I'll करेक्ट. just share that. हाँ, नो प्रॉब्लम. Correct. Yes, I just थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए. हाँ, And then श्योर of course श्योर. the debt category में भी है couple of categories in the SIF. The only thing is प्योर डेट वाला कैटेगरी जो है SIF का वहां पे देखा जाए तो एज ऑफ नाउ इट इज ऑल मार्जिनल टैक्सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दैट वन बिग प्रॉब्लम लाइक आप लोगों ने हाईलाइट किया केयूर भाई को कि नो टैक्सेशन इज अ प्रॉब्लम दैट विल रिमेन द केस फॉर द डेट SIF प्रोडक्ट्स. And the flexibility है it is still relatively less. So gradually I think SEBI might open up a little bit more, but हमें as of now लग रहा है कि बहुत कम activity होगा in the pure debt SIF category. So what is really the important one is the hybrid category for sure, and also like we are seeing in terms of the I'm just sharing the screen also. Um, Yes, I hope it is visible. यस यस. Yes, just one second. Yeah, so sorry, let me just go back a little bit. So this is what, like I was saying, SIF wale categories, and it's really the hybrid long short, जो probably as a starting point is one of the best categories because it has a lot of flexibility built in. Now, share a bit of our thought process. I think Keyur bhai set the agenda already. So SIFs जो है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी में काफ़ी सारे फंड्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं. ऑलमोस्ट आई थिंक 7 or 8 of them have launched and 3 of them are already on your platform. And you're all काफ़ी फेमिलियर हो आप लोग के most of them rely on equity oriented strategy plays, right? They are basically call option strategies. Of course, a lot of more
technical expertise required within that in terms of various types of call option strategies. Then there is pre-IPO, there is special situations. ये सब है basically the alpha drivers for many of the hybrid long short में, but equity oriented strategies. And quite frankly अभी तक जो भी लॉन्च हुए हैं सिवाय एक के अरुधा वाला जो है, बाकी सब आर based on that, which also means that वहाँ पे while the products are fantastic and they have done very well, but the key thing is उनका sensitivity with equity markets is still there. So when मार्च अप्रैल में हमने देखा जो markets टूटा 10-12% and all, a lot of these funds also obviously fell, maybe less so than long only funds, but they are sensitive to equity markets. सो पॉइंट नंबर वन ये है हमारा के फ्रॉम अ रेड हेक्स, जो हमारा एचएसबीसी का ब्रांड है, एंड आई जस्ट एक्सप्लेन रेड हेक्स इज बिकॉज एचएसबीसी का लोगो है रेड हेक्सागन, हेक्सागन वाला शेप है एचएसबीसी का ओवरऑल लोगो, जो आपने काफ़ी सारे एयरपोर्ट में सभी देखा होगा. दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग टू से रेड हेक्स फॉर रेड हेक्सागन. सो दैट्स अ लॉजिक फॉर द नेमिंग. विद इन दैट आर ओन हाइब्रिड लॉन्ग शॉट हम लोग कुछ अलग करने का देख रहे हैं. बेसिकली हम लोग का एंडेवर ये है कि यस इक्विटी ओरिएंटेड प्लेस में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है एंड दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल. कैन वी यूज द सेम प्रोडक्ट कैटेगरी टू कम अप विद अ प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जहां पे इक्विटी मार्केट सेंसिटिविटी बहुत ही कम हो, so that it will be more stable returns, less volatile returns. And even if equity markets टूटे 10-15%, हमारा प्रोडक्ट शुड बी लॉट लेस वॉलेटाइल, वेरी लिटिल सेंसिटिविटी टू व्हाट हैपेंस विद इक्विटी मार्केट. सो दैट्स आवर थॉट प्रोसेस कि हमको इस तरीके से प्रोडक्ट यूज करना है. And which is where the background, again what Keyur bhai was mentioning, that and a lot of you know, if you really see past में हम लोग in a lot of our portfolios and clients के भी portfolios में FDs used to be fairly large component. That slowly started reducing because again rates of return भी कम है, taxation भी बहुत ज़्यादा है, marginal taxation है. Then slowly debt mutual funds came in, AAA sovereign वाले, and then 2015 से credit funds भी आने लग गए, credit risk funds वगैरह सब. इन सब का एडवांटेज ये था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट 20% विद इंडेक्सेशन वाले टैक्सेशन बेनिफिट मिलता था 3 ईयर टाइम होराइजन में. सो इफेक्टिवली अ वेरी गुड टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट. But then all that changed and two things happened. One is of course credit related issues हुए इंडस्ट्री में, regulatory framework बहुत tight हो गए. But importantly, the most important thing is debt fund, वो specified mutual fund category जो अप्रैल 2023 में लेके आया गया, that all debt funds जहाँ पे 65% से ज़्यादा debt and money market instruments है, वो सब चले जाएंगे in the category called specified mutual funds, and उसका marginal taxation लगेगा. So that really was a big impact for a lot of the products also. And also I think उसी चक्कर में क्या हो गया कि काफ़ी लोगों का asset allocation started changing a little bit because again exactly like it was pointed out earlier, ये सब products में अगर gross yields है 7-7.5 का, then आप expenses and taxation, marginal taxation 30-35-40% अगर निकाल दो तो finally बचता है 4-4.5-5%, which doesn't even beat inflation, and it became very unattractive. So उसके वजह से what started happening is money started moving to other categories. Of course, here we are showing Cat 2 AIFs in this particular chart. वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे AUM जो 30,000 करोड़ के थे मार्च 18 में have become almost 3 lakh crores now. These are performing credit kind of funds, credit funds in the Cat 2 AIF. सिमिलरली काफ़ी सारा पैसा जाने लग गया हाइब्रिड फंड्स में बिकॉज द होल आइडिया वॉज ठीक है अगर डेट बाई इट सेल्फ इज सो अनरिवॉर्डिंग एटसेट्रा, लेट अस लुक एट हाइब्रिड फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स. सो ऑल ऑफ दोज फंड्स स्टार्टेड कमिंग इन टू एसेट एलोकेशंस. एंड उसी चक्कर में क्या हो गया कि सबका कोर एलोकेशन विच इज स्टेबल allocations to earlier which used to be fixed income products started reducing. So like I said, what we want to do is to try and address that gap. एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि while Cat 2 AIFs became very popular and they are doing very well without doubt, बट दिस ये चार्ट में आप देख रहे हो कि रिस्क प्रोफाइल कैसे होता है. ये डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज है जो क्रिसिल, लिक्रा, केयर जो पीरियोडिकली निकालते हैं 10 साल के पीरियड्स में. सो जैसे आपको दिख रहा है AAA, AA, सिंगल ए बॉन्ड्स आप जब तक हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज काफ़ी कम होते हैं
on a 10-year basis. When you start going to triple B rated bonds या double B rated bonds, suddenly risk exponentially increase होते हैं. And जो typically Cat 2 AIFs वगैरह सब है या similar type of products are typically they are playing in the triple B and double B space. They are again, point यही है, they are doing very well without doubt, but risk is of a different nature compared to जो हम mutual funds में normally देखते हैं. So like I said, जो which brings us to the logic of our fund, right? And in a simple way, अगर मैं दिखाऊँ, ये जो slide आप देख रहे हो is how we are looking at the REDX hybrid long short fund, right? We had all these FDs, debt funds, etc. जो ऊपर में आपको जो lines दिख रहे हैं वो return profile अब मोटा मोटा gross and नीचे वाला line जो है वो post tax. So the difference is your tax impact. All of these products get full marginal taxation. So you can see the post tax returns really become very low, whether it's FDs, debt funds, credit risk funds, सभी के. एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड आप देख रहे हो कैट टू ए जहां पे यील्ड्स बहुत ज्यादा है, ऊपर के हैं, टिपिकली 12 13 14 15% के ग्रॉस यील्ड्स होते हैं, बट पोस्ट टैक्स बिकॉज वहां पे फुल मार्जिनल टैक्सेशन होता है, स्टिल योर रिटर्न्स कम डाउन. In that, what we are seeing is to slot our RedHex hybrid long short, wherein हमको yields रखने हैं काफी attractive. So we are not saying we will be a AAA fund के yield. We will clearly be a lot higher than what normal AAA funds give, which is what अगर आप देखो ऊपर वाला line जो दिख रहा है, but lower than the risk that Cat 2A has typically take. बट इसमें अगर आप टैक्स एडवांटेज भी जोड़ दो, बिकॉज 12.5% 1 year टैक्सेशन, देन यू कैन सी द नेट रिटर्न्स पोस्ट टैक्स बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव, राइट? एंड इफ यू सी दैट ग्रीन लाइन जो टैक्स इम्पैक्ट दिखा रहा है हमारे प्रोडक्ट में, इफ यू सी द रिटर्न प्रोफाइल, it is very close to what much more riskier products give, because those are under full taxation. So I think the whole idea is yield B, we are targeting a much better yield than normal debt category. But at the same time, the tax advantage makes a post-tax returns potentially much more attractive when compared to much riskier products. So that's the, let's say, जो genesis है हमारे product thought process का, is to try and use that. In this, I think ये वाला जो आपको visual दिख रहा है, मतलब of course it's a standard advertisement visual, but I think it is very relevant because what we are trying to say is slowly a lot of people have too much sensitivity to equity markets in their portfolio. Equity markets exposure is always fantastic. It is great. Without a doubt, we are a long-term growth economy. But due to lack of alternatives, which are tax efficient and which are meaningful, slowly more and more money has gotten into all kinds of either hybrids or, like I said, much more riskier products. And the missing piece is this red color piece that we are talking about, which is what हमको बोलना है कि ये core allocation में हमारा RedHex hybrid long short fund should really figure. That's how we are positioning our fund, because it blends the two factors of safety versus return profile, and with a overall package of good tax efficiency. So that's our entire, in one line, if I had to say, how should we position this RedX hybrid long short fund? It is to basically say that core allocation में आपको एक stable product चाहिए, which is less sensitive to equity markets. Whether equity markets fall by 10% or 15%, this hybrid long short category should be fairly stable, unlike a lot of the other SIFs, which will accordingly fall when the markets fall, and they will go up when the markets go up. Hamara sensitivity to the equity markets is very, very low. And that's what defines our product. And also it makes our product very different. It belongs to the same hybrid long short, but it makes it the product very unique and different compared to when you talk about Altiva, ISF, yeah, Magnum, yeah, any of these products, because unka alpha drivers are different. Our alpha driver is different, right? That's one key thing to understand about our product. Now, one thing that I want to clarify, and I'm sure आप सबको अच्छे से मालूम होगा, is the hybrid long short category enjoys 12.5% taxation for 1 year, right? There was a little bit of confusion initially जब पहला वाला product आया था Altiva का, but I think gradually, slowly now it is fairly clear. And the reason I'll tell you is because if the fund, which is within this case is a hybrid long short fund, if it is a listed fund, and by compulsion, hybrid long short category funds have to be listed on the exchange. The moment it is listed, it shifts from the 12.5% 2-year taxation say
it becomes a 12.5% 1 year taxation product. And this, at least from an HSBC perspective, our own taxation guys have already given their internal view to us. Similarly, I think a lot of other funds now are putting it up as part of their publication. It seems fairly clear and black and white, not so much an interpretation in our view. Again, this is subject to our view, but our thought is it is a 12.5% 1 year taxation product. So that makes it very, very attractive from a taxation perspective. It is So same that's for the, all let's payers. say, thought process of how we are looking to design the fund. So what? So finally हमने ये किया कि okay, now if we want to give a product which is stable returns and which gives a meaningful post-tax return in the hands of the investors. By meaningful, I mean roughly we want to try and deliver 7% plus post-tax, post-expense return for a regular plan investor in a product like this. That's what we want to try and deliver, right? तो उसके लिए working backwards, what is the kind of portfolio that we need to come up with, right? That's our thought process. And in that is where, if you see this slide, it gives you a breakup of the portfolio. Very simply, at the high level, जो हम लोग देख रहे हैं is 35% allocation to pure arbitrage. This is non-directional arbitrage. Unlike, again, I want to emphasize and specify, दूसरे फंड्स की तरह हम लोग कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज नहीं कर रहे हैं इसमें, डायरेक्शनल प्लेस नहीं कर रहे हैं, स्पेशल सिचुएशंस प्री आईपीओ वगैरह नहीं है. इज प्योर सिंपल आर्बिट्राज जैसे एक आर्बिट्राज फंड करता है. And along with that, we are also incorporating REITs, real estate investment trusts, and I'll come to why also in that. But 35% is across equity arbitrage and REIT units. So that becomes our minimum 35% that we need in equity. The remaining maximum 65%, which will be in debt and InvIT units. So that's the part that we are looking at, debt and InvIT units in the remaining 65%. And that's how we are an overall hybrid long short fund, but with relatively low sensitivity. अब यही चीज़ को मैं थोड़ा और इलेबरेट तरीके से बताता हूँ. दिस इज द एसेट एलोकेशन दैट जो हम लोग देख रहे हैं फॉर द फंड. थोड़ा सा टेक्निकल होगा. आई विल एक्सप्लेन इट एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस यू वांट इन द Q&A. बट वेरी सिंपली अगेन द सेम थिंग दैट आई सेड अर्लियर. इक्विटी वाले साइड में आर्बिट्राज वी आर लुकिंग एट ब्रॉडली यू कैन से 25% to 35%. Because like I said, we have kept up to 10% exposure to real estate investment trusts. आप लोग में से आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग आर वेरी फेमिलियर विथ रीट्स. दे हैव डन फेयरली वेल. आज की तारीख में 6 रीट्स है विच आर पब्लिकली लिस्टेड. दे प्रोवाइड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स आर बिटवीन 5.5 से 6.5%. बट टोटल प्राइस रिटर्न्स हैव बीन वेरी वेरी मच बेटर देन दैट. बट वी आर ऑब्वियसली वेरी केयरफुल. वी हैव कैप्ड इट एट 10%. हमको 10% से ज़्यादा रीट्स में नहीं जाना है, simply because they are a little bit volatile. And like I said, the whole idea from our perspective of this fund is to keep volatility relatively low. So that's why we have kept up to 10% we will take in REITs. And हमारा expectation REIT से ये होगा, if it can do better than arbitrage for me, I will take exposure to REITs. And my arbitrage component will reduce. तो 35 के जगह पे 25% हो जाएगा arbitrage and 0 से 10% would be my REIT exposure. Both put together, REITs are also considered as equity. That is why they become my equity bucket. एक और 15% हम लोग ट्रिपल ए बॉन्ड्स में देख रहे हैं. दिस इज द थर्ड कॉलम दैट यू कैन सी. सिंपल स्टेबल ट्रिपल ए बॉन्ड्स, नो ड्यूरेशन प्ले. 3 साल, मोटा मोटा 3 साल का बॉन्ड समझ सकते हो. ट्रिपल ए बॉन्ड्स जो आज के तारीख में करीब करीब 8% के आसपास ट्रेड होते हैं, तो वो अबाउट 15% ऑफ द पोर्टफोलियो. क्यों, वाई आर वी एलोकेटिंग दिस? 2 रीजन्स. वन इज, एक तो वो ये मार्जिन में चाहिए, आर्बिट्राज का मार्जिन के लिए सम पोर्शन चाहिए. सेकेंड इज दैट 50% of my portfolio at all points in time is always very, very liquid, right? It is arbitrage, it is REITs, it is AAA bonds. So liquidity management of the fund becomes very, very convenient and comfortable when I always know that Aadha fund, mera 50% of my fund is always very, very liquid and very high quality. Which also means यहाँ पे yields will be relatively low. Like we know broadly AAA bonds are around 8%. Broadly हमने assume किया यहाँ पे 7 से 7.5% के आसपास का return range बैठेगा for this 50% which is liquid. The remaining 50% जो है, which is what we are looking at, we are targeting 10.5 से 11% का yields. Whether it is in terms of the financial services के bonds,
जो हमने पीटीसीज मेंशन किए हैं वो बेसिकली पास थ्रू सर्टिफिकेट्स है विच आर रिटेल सिक्योरिटाइजेशन, या तो फिर नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के बॉन्ड्स। ऑल ऑफ दीज हम लोग 1 से 2 साल के बॉन्ड्स टारगेट कर रहे हैं। यील्ड रेंज 10.5 से 11%। दैट टिपिकली फॉर दैट, उस यील्ड के लिए वी हैव टू टारगेट अ AA- A+ A रेटेड काइंड ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर आप वापस इफ यू थिंक अबाउट दैट रिस्क प्रोफाइल दैट आई शोड यू, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज का अर्लियर, उसमें आपने देखा होगा AAA AA तक रिस्क रिमेन फेयरली लो। We don't want to get into the triple B and double B zone where risks go up much higher, and they belong more to the AIF category. We are a mutual fund category kind of a product, which is where we want to keep risks low. That's why we are, but it is not AAA either. This category, like I said, हमको 10.5 से 11% yield चाहिए, which is clearly more than what a AAA bond gives. So we are taking moderate risk, but in the AA and single A space. And that's what is about 40% of the portfolio, financial services and non-financial services. 10% आप देखोगे लास्ट वाला जो कॉलम है, वी आर सेइंग एलोकेशन टू इन्विट्स। अगेन, मेनी ऑफ यू, आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए इन्वेट यूनिट्स के साथ। अभी ऑलमोस्ट 26 है प्राइवेटली लिस्टेड एंड पब्लिकली लिस्टेड इन्वेट्स। मेनी ऑफ देम हैव डन वेरी वेल। गुड पार्ट इज उनके डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स आर एनीवेयर बिटवीन 9 साढ़े 9% टू 13%। दैट्स द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स दैट इन्वेट्स हैव गिवन। टोटल रिटर्न अगर आप प्राइस रिटर्न को भी जोड़ लो तो फिर रिटर्न्स आर बीन मच हायर। बट आर एनालिसिस ऑफ इन्वेट्स विल बेसिकली बी दैट अगर हम बॉन्ड्स में जो हम 10.5 11% देख रहे हैं उससे बेटर मैं अगर इन्वेट्स में कर सकता हूं, we will have some exposure to INVITs. That's our simple way of looking at INVITs. Can we do better than 10 half 11? Then yes, we will have some exposure to INVITs. So we have said up to 10%. Again, same reason like REITs. हमको बहुत ज़्यादा volatility add नहीं करना है फंड में, but in a measured way हमको लगता है ये दोनों categories can give us that alpha kicker that is required. While REITs we are capping it at 10% even in the future. इनविट्स में हम लोग बोल रहे हैं कि आज की तारीख में इन द फर्स्ट 6 months to 1 year हम लोग 10% के आसपास रखेंगे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज होता है, मोर इन्वेट्स कम टू द मार्केट, एंड इफ वी हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस कैटेगरीज इन आवर फंड, we will gradually take that 10% up to maybe 15% or maximum 20% because SEBI allows up to 20% in InvITs for the SIF category. म्यूचुअल फंड्स में 10% का लिमिट है, बट इन एस आई एफ इट इज 20% लिमिट। सो विच इज वेयर लाइक आई सेड वी आर in first 6 months to a year it will be around 10%. We will see how is our experience, how does it add to the portfolio volatility and returns, but gradually हमें वो 10% को 15% एंड 20% करना है over the next couple of years, which also means our requirement from credit bonds जो है AA and single A वाले to that extent will reduce. So that's in a संक्षेप में that's the portfolio. Half the portfolio very liquid. It is arbitrage, REIT and AAA bonds yielding 7 to 7.5%. दूसरा half is we are targeting across AA- A+, A-rated bonds and pass-through certificates जो securitization है of financials and non-financial entities up to 40% and 10% in InvITs. सेकेंड दूसरे 50% में वी आर लुकिंग एट 10.5 से 11% का यील्ड। तो आप ब्लेंडेड अगर लो, ब्रॉडली वी आर लुकिंग एट अ 9% प्लस ग्रॉस यील्ड ऑन द पोर्टफोलियो। दैट्स आर टारगेटेड यील्ड। एंड उसमें अगर हम थोड़े बहुत अल्फा अज्यूम करते हैं दैट नो रीट्स गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ पिकअप, इनविट से थोड़ा बहुत पिकअप इफ यू आर एबल टू जनरेट, एंड रेटिंग अपग्रेड्स एंड स्प्रेड कंप्रेशन जो नो अगर मैं A+ रेटेड बॉन्ड लेता हूँ वो अपग्रेड होकर AA- हो जाता है, देन आई गेट सम कैपिटल गेन्स बिकॉज यील्ड्स कैन कम लोअर। तो ये सब से हम लोग कंजर्वेटिवली 25 से 50 बेसिस पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, विच इज व्हाई वी आर सेइंग ब्रॉड रेंज एट द ग्रॉस लेवल इज 9 to 9.5 और फ्रॉम अ यील्ड परस्पेक्टिव। So that's the way we are making the portfolio. And in that अगर आप expenses इसमें अगर let's say you assume 9 to 9.5, इसमें हमने डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रखा है 50 बेसिस पॉइंट इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड रेगुलर प्लान में 110 बेसिस पॉइंट इंक्लूडिंग जीएसटी। सो relatively I would say on the lower side of expenses, simply because post expense returns अगर आप देखो डायरेक्ट प्लान में would be 8.5 से 9%, एंड ऑन अ रेगुलर प्लान इट विल बी 8 सवा 8 वाले रेंज में in terms of post expense returns. And in that if you apply 12.5% 1 year taxation, उसमें सरचार्ज भी आप जोड़ लो तो 14.5% होता है टैक्सेशन का 1 year taxation,
you broadly end up with, like I said, 7 to 775 kind of return range for the regular plan and the direct plan. Post tax, post expense. That is what we are targeting, wanting to deliver. Like I said, initially जब मैंने बोला कि the way we thought about the product was क्या gap है, what is the requirement of that gap? One is stable returns, less sensitive to equity markets. Second is returns that are much better than what a debt fund gives you as of today, overall. So which is where, like I said, broadly, 7 to 8% post-tax, post-expense to us is a healthy return which can beat inflation meaningfully. Also, यही वाले return on a marginal taxation on an FD to get, let's say, this kind of a return profile, you need to be in 11.5, 12% or higher kind of a product. अगर yield 12% के आसपास है, अगर आप 35 या 40% taxation लगाते हो and expenses लगाते हो, that's when you come to the kind of post-tax returns that we're talking about over here. So that's the real, I think, beauty of the product. Risk-wise, it is not in that 12% risk, which is triple B risk, let's say. It is more in the double A, single A, arbitrage, InvITs, REITs kind of risk profile. So much lower risk profile. But return-wise, because of both the higher yield and the tax, you end up with a fairly good post-tax, post-expense, stable return kind of a profile. So that's the positioning of our fund and just thought process से हमने ये slivers भी बनाए. एक दो और चीज मैं बोलना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ द कैटेगरीज दैट यू आर लुकिंग एट. ये हमने सोच समझ के बनाए इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी ऑफ द फंड, मीनिंग जो फंड नो ये फंड हमारे हिसाब से काफी पोटेंशियल है इसमें, बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक फंड, वेरी डिफरेंशिएटेड फंड. तो साइज एयूएम ऑफ द फंड कैन इंक्रीज क्वाइट अ बिट. The good part is this kind of a fund, I think, can maintain the yield promise and all that even at much higher scale and size of AUM. अगर आप ये सब slivers आप देखो जो हमने बताए, all of them can sustain at much higher categories, which means the fund can become a large size fund, and in my view, it can still deliver the yields that we are talking about. So that's in a nutshell the product. अगर वो सेम प्रोडक्ट को मैं पोर्टफोलियो को दूसरी तरह से एनालाइज करूँ, दिस द सेम पोर्टफोलियो, नथिंग डिफरेंट. इसमें जो लो रिस्क स्टेबल कंपोनेंट्स है वो है नॉन डायरेक्शनल इक्विटी आर्बिट्राज एंड हाई क्वालिटी ट्रिपल ए बॉन्ड्स. दीज आर द टू, लेट्स से, लो रिस्क स्टेबल रिटर्न पार्ट्स ऑफ द पोर्टफोलियो. अल्फा अपॉर्चुनिटीज जो है हमारा, अल्फा जनरेशन अपॉर्चुनिटीज कम्स फ्रॉम थ्री पार्ट्स. वन इज द यील्ड पिकअप. लाइक आई सेड, हम लोग, दिस इज नॉट अ ट्रिपल ए आर्बिट्राज फंड. दिस इज, वी आर टेकिंग मेजर्ड एक्सपोजर. जो आपने देखा होगा 25% एक्सपोजर टू अबाउट सिंगल ए, 15-20% टू डबल ए, and the remaining is of course REIT, InvITs, AAA and arbitrage. We are taking some amount of measured risk. That's your yield pickup part, which is your 10.5 to 11% that we are looking at on the half the portfolio. Second is spread compression, upgrades. जैसे same way, obviously equity markets में you're trying, one is trying to see stocks which can do better. On the debt side, our attempt will be to try and see कौन से names है जो upgrade हो सकते हैं to A+ या AA-. अगर हमको कोई भी, मतलब इवन 1 or 2 out of 5 वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, इट मीन्स दैट वहां पे यील्ड कंप्रेशन के पॉसिबिलिटीज होते हैं एंड कैपिटल गेन्स जनरेट हो सकते हैं. सो दैट इज आवर सेकंड अल्फा अपॉर्चुनिटी. थर्ड इज, लाइक आई सेड, REIT and InvITs. द गुड पार्ट अबाउट REIT and InvITs इज, एज अ म्यूचुअल फंड, आई डोंट हैव एनी टैक्स. आई एम अ पास थ्रू एंटिटी. सो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं फ्रॉम REIT and InvITs फॉर मी इज टैक्स फ्री, राइट. एंड जो टैक्स आता है, इट इज ओनली इन द NAV फॉर द फाइनल इन्वेस्टर. So there's a good tax efficient way to access two very rapidly growing categories. Both REITs and InvITs are growing very well regulated categories. That SEBI ने जो rules डाले हैं for REIT and InvITs are very tight. So which is why they are growing very well. They offer good return opportunities and in a measured way. That's why we have put the kind of caps. No, REITs up to 10% only, InvITs in the first 6 months to a year 10%, उसके बाद हम लोग 15 या 20% तक जाएंगे. So in a measured way, we are trying to deliver that alpha opportunity in this fund. This is the back testing. Again, this is in terms of a rolling returns of the last 2 years that we have tried to present. The broad makeup is 50% in the CRISIL A short term index, 50% in 35% in arbitrage, and 15% in corporate bond. Mota, as you can see, even over the last 2 years, the numbers are fairly similar to what I'm indicating as of now as well.
broadly, like I said, 9 to 9.5 is the broad range that we are looking at. Past, historical analysis also shows similar. Importantly, in terms of if you see the post-tax impact at a 12.5% plus surcharge, the return profile is fairly attractive. And as you can see, the range is also fairly small in terms of the minimum and maximum ranges. अगर आप बॉटम वाला कॉलम देखो वॉलेटिलिटी, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वॉलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फेयरली लो compared to other SIFs that are there in the market. So it's a very different product compared to what is there in the market right now. Like I said, if I had to summarize, वो सब products में mainly equity oriented plays है. हमारे इसमें it is to deliver a product which is less correlated or sensitive to equity markets, more stable return profile. I think I will just touch upon maybe one or two slides in terms of हमारा क्या experience रहा है. Before HSBC, we were part of L&T Mutual Fund. HSBC took over L&T Mutual Fund in 2022. Before that, for 10 years, I was with L&T Mutual Fund. And वहाँ पे हम लोग credit risk fund and medium research in India bond fund बोल के थे. Two fund which at the peak was about 6,500 crores in size. So we have managed good sized AUM in the credit bucket, and overall done a fairly good job of it. Team again is a very strong team that we have. I have 12 people in the fixed income team, जिसमें से आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में जो रिसर्च टीम है, 3 people on the credit research team. All of them have more than 15 years of experience. Ankit Patel heads our credit research piece, and overall very experienced from CRISIL and ICRA backgrounds, etc. And I am the portfolio manager for the scheme. So it just shows that we are giving a lot of importance to the way this product is delivered and that it meets the requirements that we are talking about. Final point, I think that I will address, and this is very important for me to make sure that I communicate to you and also explain. क्यों? Because this product, the RedX hybrid long short, like I said, is slightly different from majority of the other hybrid long shots, which are equity oriented plays, जहाँ पे liquidity generation through unwinding of the options and all maybe is more easier. I mean, I don't know, they would know better, but उनका liquidity is a lot more easily available. At our end, what we have done is we have kept it weekly once ka redemption, not twice, which is what other SIFs have, is when we will accept redemptions. Second thing, and importantly, payout will happen after 10 working days at the NAV at the end of the 10 working days. So there is no loss of NAV, but this ये basically इसीलिए है कि as an investment team, I know that I will always have 10 days plus to manage the liquidity of the portfolio. Why is this important? Why are we doing it when others are not doing it? That's a जगह पे ये क्वेश्चन आता है. Reason is simple. Our main thing is to make sure we deliver the overall yields on the portfolio, right? If I start worrying about liquidity and start keeping more AAA bonds because मुझे liquidity का tension है, slowly the yields start coming down, and obviously we don't want to try and make those excuses. So, which is why the idea is that for this kind of a return profile, normally you get in Cat 2 AIFs where there are 4 साल का लॉक इन होता है, 5 साल का लॉक इन होता है. यहाँ पे it is in a mutual fund context with a weekly once redemption and a 10 working day notice period in terms of the payout getting done to the investor. So that's a bit of planning that is required by the investor while putting in redemptions. But importantly, there is no loss of accrual. You get the NAV at the end of the notice period. Third is there is a 2% exit load for 1 year. Same tax horizon जो 1 year है उसी के साथ it has been managed. It is a 2% exit load. Again, mainly to make sure that big chunky money, which काफी many times that suddenly because equity markets fell 10-15%, money goes out of these products and wants to go into long only funds. We are trying to discourage that money. We want, हमको वही पैसा चाहिए जो स्टेबल कोर एलोकेशंस हो, जो 1 साल 2 साल 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के साथ यहाँ पे आए, जो स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हैं. तो उस हिसाब से वी हैव पुट दोस 3 कंडीशंस in a balanced way, but at the same time it is something that obviously very important that it is communicated. Like I said, the key question can come, इसमें क्यों ऐसा, why are they putting it when others don't have?
important thing is others are all option strategies. Maybe liquidity over there is easier. Over here, I do have exposure to double A and single A rated bonds. I do have exposure to InvITs and REITs, and we have to make sure that liquidity wise we are fairly comfortable. So that's the reason for these three features overall. And so that's the way we take care of the liquidity risk of the fund. And जैसे fund scale up हो, that we are not under any problems to be able to manage the fund. So we have done it with that. Again, we have, I think you can say, I have had that experience of managing the L&T ka credit risk funds, etc. And we saw what happened when suddenly in 2020 Templeton fiasco happened, and after that money went out of everywhere. So the idea is to just make sure we build in some features beforehand so that investors who stay invested will benefit from these kind of features. It is the investors who suddenly want to go out institutional money वगैरह उनके लिए ये तकलीफ हो सकता है. But what I have seen in all my meetings is a lot of people are very happy that yes, ऐसा वाला product में good that we have built in these kind of features. So that's on that part. Um, Overall, I think I've covered most of the parts that I wanted to cover. If I had to summarize, I think our product, I will just finally show that one is the, again, it's a one line way to summarize a product. It is a missing piece. जो जिक्सॉ पजल है कोर एसेट एलोकेशन का ये मिसिंग पीस है. A relatively more stable return product, less sensitive correlated to equity markets, but at the same time tries to deliver a good overall yield of the portfolio. It is a true hybrid fund because it has exposure to various categories, whether it's arbitrage, whether it's REITs, InvITs, AAA bonds, and AA and single A bonds. So it is a well diversified hybrid portfolio, but with a very relatively more stable and no directional equity component apart from the REITs and InvITs that we have, which are more hybrid instruments. So that's in a nutshell, the product. We are very excited about the positioning of the product. I can tell you, लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं सब जगह पे गया हूँ. दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, ऑफ कोर्स, गोइंग टुमारो टू चेन्नई, देन पुणे. एवरीवेयर आई कैन टेल यू, a lot of people have given me the feedback and I've been very positively surprised by it that हमको ये वाला पीस मिसिंग था हमारे पोर्टफोलियोज में. एंड जो भी हम हाई रिस्क थिंग्स करते हैं वो सब छोटे छोटे अमाउंट्स कर सकते हैं, बट एक कोर एलोकेशन में जो हम एक ज़माने में किया करते थे इन टर्म्स ऑफ डेट फंड्स एंड इन टर्म्स ऑफ एफडीज एंड ऑल, वो मिसिंग है. विच इज़ व्हाट वी वांट, स्पेशली आज के वॉलेटाइल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स अनसर्टेनिटी में. दिस रियली इज़ a well-timed product to fit that kind of a need. So that's overall. I will maybe stop here, Keru bhai. I hope I've Yeah, covered all the yeah, points yeah. Thank you, clearly. thank you. Um, Thank, and yes, yes, please yes, carry on. open for Q&A and Yes. feedback. So thank you, Shriram, for your insightful presentation. Partner, I request आप अपनी query chat box में डाल सकते हैं. I'll also give you time, opportunity to interact also and ask the question. But meantime, you can post your query into the chat box. So definitely, हम जब first time मिले थे तभी मैंने बताया था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्रेडिट साइड पे फोकस कर रहा है, बाकी सब डेरिवेटिव प्ले पे फोकस कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिट फंड का एक एक्सपीरियंस जो है, आपने बताया कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का फियास्को हुआ, उसके बाद इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है. तो कहीं ना कहीं हाउ यू आर गोइंग टू Correct. एश्योर द इन्वेस्टर्स दोज हु आर अगेन पुटिंग मनी इनटू क्रेडिट रिस्क फंड कि भाई पास्ट आपने जो बताया एलएनटी का Correct. क्या एक्सपीरियंस रहा, साथ साथ में Yes. यहाँ पे आप कैसे क्रेडिट रिस्क को मैनेज करेंगे? Correct. No, no, absolutely. I think, Keurubai, that is a key question from our perspective because a product, first of all, HSBC के stable से है, right? So we are fund house and as an organization, fairly conservative, I would say, in terms of approach. More than conservative, I would say very prudent ओके. in terms of the risks that we want to take, which is why हमने जो boundaries draw किए in terms of what we will do, वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ इंडिकेटिंग व्हाट वी विल नॉट डू, राइट. जब मैं बोल रहा हूँ कि ब्रॉडली 10.5-11% वाला परसेंट यील्डिंग वाले बॉन्ड्स देख रहा हूँ मैं इन दी 50% ऑफ द पोर्टफोलियो, वी आर ऑल्सो क्लियरली सेइंग कि हमें वो ओवर डिलीवर नहीं करना है. हमको ये नहीं कि 10.5-11 की जगह पे आई विल कंसिडर एज इफ आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इफ आई डिलीवर 12%.
रिस्क ऐड करने में फ्रैंकली ऑन द डेट साइड इट इज नॉट अ challenge. It is managing the risks later on that is always a challenge. So we are clearly not looking to get into, let's say, triple B वाला area या double B वाला segment, unlisted, unrated bonds, जो typically cat 2 AIFs में ज़्यादा होते हैं because उनके पास expertise होता है. But हमारा वो इरादा है ही नहीं, which is why we are kind of saying yes, in a measured way, we will deliver on the yield. Second thing is also अगर आप portfolio का breakup देखो तो broadly, our senses and indicative portfolio will look like I said, that whole range. Arbitrage about 25%, right? REIT units about 10%, ट्रिपल ए बॉन्ड्स अबाउट 15%, 50% यहाँ पे हो गया। उसके बाद इनविट्स अबाउट 10%, 60% हो गया। बाकी बचता है 40% इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। उसमें भी अगर आप देखो, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया, बट अगर आप देखो कि 10 से 15% जो हमने पास थ्रू सर्टिफिकेट्स करके जो डाला हुआ है, बेसिकली आई टेल यू इन अ सिंपल वे, दीज आर रिटेल लोन पूल्स, राइट? सिक्योरिटाइजेशन जिसको बोलते हैं, दोज आर पैकेज एज पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, विच इंस्टेड ऑफ बाइंग जो ए रेटेड बॉन्ड्स के जगह पे मैं डबल ए माइनस वाले पास थ्रू सर्टिफिकेट्स में भी मुझे 10.5-11% का यील्ड मिलता है। ओके। सेकेंड बड़ा एडवांटेज वहां पे ये है कि लॉस गिवन डिफॉल्ट जो बोलते हैं, दैट्स थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट अगर डिफॉल्ट होता है तो बॉन्ड पे तो पूरा का पूरा एक्सपोजर इज एट रिस्क, वेराज यहाँ पे लॉस गिवन डिफॉल्ट बहुत कम होते हैं। एंड जो 2019 18-19 में जो दीवान का कांड हुआ, उसके बाद रेटिंग एजेंसीज हैव बीन वेरी वेरी लेट्स से कंजर्वेटिव व्हेन स्पेसिफाइंग, जो इसमें एनहांसमेंट्स होते हैं, जो कैश एनहांसमेंट होता है, सबऑर्डिनेट पीस होता है, इक्विटी ट्रांच होता है, वो सब में बहुत सारे लेयर्स होते हैं विच गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू गेट अ डबल ए रेटिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट पीस ये है कि इसमें मंथली कैश फ्लोज आते हैं। ओके। सो इट इज लाइक एन ईएमआई प्रोडक्ट। सो यस। अगर मैं 2 साल का पीटीसी करता हूँ, हर मंथ मेरे को इक्वल अमाउंट आता है ओवर द 2 years, विच मीन्स माई एवरेज मेच्योरिटी 1 साल का हो जाता है। परफेक्ट। एंड ऑल्सो माई रिस्क कीप्स रिड्यूसिंग। ये नॉर्मली एआईएफ्स करना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनके लिए तकलीफ है कि अगर कैश फ्लोज इतना आते रहे तो क्या करेंगे रीडिप्लॉयमेंट के लिए। वेरेस यहाँ पे हम लोग एक ओपन एंडेड फंड है, राइट? सो फॉर मी इट इज द बेस्ट थिंग, एक्चुअली आई वांट लैडरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, देख के मैच्योरिटीज आते रहे, आई कीप रीडिप्लॉइंग, एंड दैट वे आई गेट टू एसेस क्या रिस्क है इकोनॉमी में, किस तरफ हवा का रुख चल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट साइकिल, एंड कैसे उसको थोड़े बहुत मैनेज करना है। सो दैट वो जो 10 से 15% का जो पीटीसी है, उसी थॉट प्रोसेस से है, हाउ कैन वी रिड्यूस रिस्क फर्दर। अगर ऑफ कोर्स दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड ऑल, बट इफ यू वांट टू डू दैट, व्हाट देन? पोर्टफोलियो में इज 25%। 25% इज व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट एज ए प्लस ए रेटेड बॉन्ड्स अक्रॉस एनबीएफसीज एंड नॉन एनबीएफसीज। इसमें अभी एडवांटेज ये है कि इंस्टेड ऑफ द ओल्ड डेज वेर इन एंटायर क्रेडिट रिस्क फंड यू हैड टू पैक विथ नेम्स, राइट, अर्लियर, यहाँ पे जब मुझे 25-30% चाहिए एंड हाफ ऑफ दैट इन एनबीएफसीज, 10-15% हाफ इन नॉन एनबीएफसीज, इट बिकम्स मच मोर प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? बिकॉज अगर मैं 4-5 नाम भी लेता हूँ, ईच एक्सपोजर देन बिकम्स 3%, so it becomes a very diversified portfolio. So we don't want to do 8%, 10% per name and have a very concentrated portfolio जो typically cat 2 AIF में होता है। यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड जैसे पोर्टफोलियो चाहिए, which is a very diversified portfolio across many names, right? थर्ड थिंग आई टेल यू इज, ये जो 10 से 11% वाला यील्ड रेंज वाला बकेट है, इट इज अ वेरी गुड डिमांड सप्लाई जोन, बिकॉज ये यील्ड्स आर टू लो फॉर कैट टू एएफ्स। कैट टू एएफ्स 13% से नीचे या 12% से नीचे आएंगे ही नहीं कभी। म्यूचुअल फंड्स, अभी क्रेडिट रिस्क फंड्स मरे हुए कैटेगरी है, तो मतलब कोई ज्यादा फ्लो आता ही नहीं है उसमें, बिकॉज मार्जिनल टैक्सेशन प्रोडक्ट है वगैरह सब, तो दे आर ऑल्सो वेरी लेस रेलेवेंट। तो देर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इन दैट स्पेस। ओके। वेरएज अगर आप इश्यूअर साइड में देखो, कंपनी साइड में काफी सारे इश्यूअर्स है विच आर डबल ए माइनस, ए प्लस, ए रेटेड, जिनको सबको अपना कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम करना है, सबको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाहिए, अपग्रेड कैंडिडेट्स, अपग्रेड कराना है रेटिंग। सो इट इज अ गुड जोन टू ऑपरेट इन फॉर अ फंड लाइक आर्स। सो दीज आर ऑल द वेज, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर क्रेडिट रिस्क, जो आपने एकदम सही तरीके से बोला कि क्रेडिट रिस्क एलिमेंट जो है, how are we reducing? So which is where if you really instead of the old days of credit risk funds में 70-80% हम लोग क्रेडिट्स भरा करते थे, and it always used to be a challenge कि नेम्स किधर है, that's where you start taking that
एडिशनल अननेसेसरी रिस्क, हम्म, यहाँ पे मुझे 25% ऑफ द पोर्टफोलियो सिंगल ए में लेना है, हम्म, फेयरली डुएबल इन द कॉन्टेक्स्ट. 10-15% इन डबल ए पीटीसी, फेयरली डुएबल. बाकी 60% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज ऑल ट्रिपल ए आर्बिट्राज रीट्स एंड इन्विट्स, right? So हम्म, that's one important thing. The second big learning, like I said, is liquidity risk management. एक हम्म, credit risk हो गया, second is liquidity risk management. That's why, like I said, half my portfolio at all points in time is liquid. हम्म, That is again a learning from that time, because तभी हम लोग 5% 10% लिक्विडिटी रखते थे, हम्म, थिंकिंग दैट रिटेल इन्वेस्टर बेस है, कितना पैसा जाएगा. बट वी सॉ व्हेन मनी हम्म, गोज आउट, इट a lot of it can go out. Here 50% of my portfolio is always liquid. That is a big thing. Related to that are the three features that I said. 2% exit load, yes, it's out after excellent. 10 working days, once a week. So this is to take care of liquidity risk. Third risk is interest rate risk, right? हम्म, Which I didn't cover in my presentation, but it is, we want to keep a interest rate duration of 1 year in the product, okay, 1 के आसपास, which okay, means that interest rates, because सबको डर है कि अरे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, interest rates will go up. How will this kind of a product get impacted? हम्म, The thing is that we are targeting like a low duration fund का जो होता है duration 1 year के आसपास, उसी तरह का हम लोग duration यहाँ पे देख रहे हैं. Which is why, like I said, laddering of the portfolio. हम लोग 1 से 2 साल के बॉन्ड्स देख रहे हैं. जो भी हम हम्म, बॉन्ड्स देख रहे हैं आर हम्म, टिपिकली 1 to 2 year बॉन्ड्स. पीटीसी जो देख रहे हैं वो भी अबाउट 1-1.5 years. So overall duration, even if rates go higher, actually this kind of a fund should be a beneficiary, because जैसे जैसे maturities होगा, we will keep redeploying, recycling the money into हम्म, newer investments, and actually gain when rates go up. Of course, flip side is also there. When rates go down, this fund will keep redeploying at lower levels. But this हम्म. is not a interest rate view. It is just to say यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो आते हैं उनका 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, मुझे फंड में भी 1 साल के आसपास का ड्यूरेशन रखना है. सो दैट्स द वे. 3 risks: क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, वी आर रियली टेकिंग केयर ऑफ. So, what is the ideal time horizon investors should look for? Average 9%, you can say average return you suggested, which is the post expense ratio. Correct. So see, broadly, 9 9.5 on the gross yield is what we think current market में, the gross yield that we will be looking at, assuming REITs InvITs जो thresholds हमने assume किए हैं, उसमें अगर आप expenses निकाल दो on a regular plan, 8% it आ comes to जाएगा. about 8% के Oh. आसपास post expense. Again, these are all very indicative, and just to make sure that we understand ourselves, this is what Hmm. we are really trying to endeavor to create. Time horizon wise, I would say a 1 year plus time horizon, Okay, minimum because one plus. really there is no need for a longer time horizon के नहीं, because पहले जो था debt fund taxation में तभी 3 साल का taxation हुआ करता था. Hmm. So we always used to think, oh, you needed to have 3 year plus investment horizon. Equity में of course you need a longer investment horizon. यहाँ पे I would say a 1 year plus investment horizon is a reasonably good one. Hmm. Of course, if money stays for 2 year, 3 year, 5 year, that is fantastic. But Hmm. I think the investment horizon would be anything beyond 1 year. One thing I will add, which is a very Hmm. useful feature that we have put in Hmm. this fund, and Hmm. I want to hear your feedback also, is we have enabled a forward starting SWP option. विच मीन्स दैट आप अगर पैसा फंड में आज डालते हो, Hmm. आप तभी फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हो. एंड दिस इज आई गॉट द कंफर्मेशन, बट 99% इट विल बी देयर एज पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन. आप अभी बोल सकते हो कि 1 साल के बाद मुझे एक्स अमाउंट चाहिए ऑन अ मंथली और अ क्वार्टरली SWP. द गुड Okay. पार्ट अबाउट SWP, लाइक आई मीन आप लोग आई थिंक मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो इसमें, द टैक्सेशन इम्पैक्ट इज वेरी वेरी लो, बिकॉज इट्स लाइक अ होम लोन. लॉट ऑफ योर इनिशियल विड्रॉल इज ऑल रियली Capital. प्रिंसिपल. The capital gains component is very small, so taxes become very low. And the advantage you get is 5 year का SWP या 10 year का SWP अगर आप करते हो, then your back-ended taxes, time value of money से, it becomes even better in terms of your XIRR returns overall on a tax basis. So we think it's a good product from that perspective for a lump sum investment and taking care of your monthly cash flows, requirements, expenses after 1 year in a very tax efficient manner overall. So that's a point that I had missed. Good you Good. Very reminded me good. about that. Yes, दीपक जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Okay. So, sir, in terms of number of bonds, how many bonds will be there in the second part of the portfolio where you'll be taking the credit risk? Yes. So like I said, broadly हम लोग I would say 3 to 4% kind of exposure रखना चाहते हैं per issuer, not more than that.
राइट. सो विच इज वाई लाइक आई सेड, अगर आप हर एक कॉलम देखो उसमें broadly it is about 10 to 15% exposure in, let's say, bonds of NBFCs, 10 to 15% exposure in PTCs securitization जो है, and 10 to 15% exposure in non-financial bonds. These are the three categories that we have, right? तीनों में हम लोग broadly I would say at least 4 to 5 names in each. So you can say about 15 odd names across the three categories is what we would bare minimum. Of course, as time goes on, my guess is that we will have concentrations even lower. But at least our guidance will be towards keeping, like I said, a more diversified portfolio, which also means typically 3%, 4% kind of exposures per name, which will gradually come down. Same thought process in REITs and InvITs also. When we're talking about 10% exposure to REITs or to InvITs, each name we don't want to have more than 2-3% exposure, so that we have a diversified portfolio. And of course, on the other parts, arbitrage, so there's no concentration element, and AAA bonds also not much of an issue. So overall, a more diversified mutual fund like portfolio is what we intend to have in this product. Okay. And in mutual fund, when there is a default in the bond and the fund is not able to recover that money, there is a provision that Yes, there is a part of a segregated portfolio. correct, So whether same correct. thing applies in SIF also or Yes, yes, absolutely. So SEBI has enabled the same segregation in the SIF category as well. If you remember, there's another thing called swing pricing, which is there for mutual funds. That is not enabled for SIF, but segregation as a concept is enabled in the same way as it is for mutual funds and SIF as well. प्रमोद जी okay, आपका thank you. प्रमोद जी आपका भी एक क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. यस अश्विन जी, आप भी पूछ सकते हैं. Yeah, in this SIF, the commission loading charges are some 1.1% when you said the expense ratio charges. So the commission also had to be passed on, will be very low compared to the normal SIFs. ये Yes, sir. So basically, of course, I think our sales team will probably be best equipped. But I can tell you broadly, हम लोग direct plan में, including GST, we are looking at about 50 basis points, and on the regular plan, including GST, about 110 basis points. So आपका जो difference होगा broadly मोटा मोटा is what we are talking about. You are right. It will be, I'm guessing, maybe lower than some of the other Yeah, SIFs. But because like I normal said, SIFs, इसमें हमको finally, true. yeah, No, go ahead, normal Ashwin SIFs ji. are getting 1.2, नो 1.5. नो That's अश्विन जी, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू. yeah. एसआईएफ में हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्ट्रेटेजी रहती है, हाँ उसके जी. कमीशन जो है कम रहेंगे क्योंकि वो एफडी प्लस स्ट्रेटेजी है. एफडी के क्लाइंट को या बॉन्ड के क्लाइंट को टारगेट किया जाता है. दूसरी जो हाँ, स्ट्रेटेजी होती है बेफ होती है, जो आपका म्यूचुअल फंड का बेफ है, वहां पे इक्विटी लाइक रह सकते हैं. और तीसरा जो रहता है आपका प्योर इक्विटी का. तो हाँ, हाँ, यहाँ पे आप जब देखेंगे मैग्नम या अल्टीवा या अरुदा, अरुदा इज हैविंग अ हाँ. लोवेस्ट expense ratio because they are only a bond risk, not even bond plus. तो Okay. अश्विन जी, हम बाद में 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि हम No, प्रोडक्ट क्वेरी में डिस्कस करेंगे. प्रमोद जी, आप एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्रमोद जी, या? Yes, sir. हाँ. Are you getting my voice, sir? यस यस यस. Yes, Just yes, want to Pramod know ji. कि हाँ सर, अभी तक हम जो पिच कर रहे थे, या तो हम एल्टीवा पिच कर रहे थे या अरूधा का पिच कर रहे थे. तो जस्ट वांट टू नो आपके वाले इस प्रोडक्ट को अगर कस्टमर को हम पिच करें, व्हाट टू से, कि व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट ऑफ द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल. हाँ, Pramod ji. आई So, एम like I श्योर ये जो said, आपका if I have to, प्रोडक्ट है, ये पोजीशनिंग इन दोनों के बीच हाँ, में ही कहीं होगा. यस बिल्कुल. तो अगर आप जस्ट टू गिव यू अ सेंस, अगर आप अरुदा का देखो तो ब्रॉडली इनकम प्लस आर्बिट्राज फॉफ जैसा पोजीशनिंग है उनका, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यस यस, यू आर राइट. बट इट्स बेसिकली ट्रिपल ए एंड आर्बिट्राज. सो अगर आप देखो तो जो हम लोग 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो में जो अज्यूम कर रहे हैं 7-7.5 का यील्ड ऑन द हाई क्वालिटी साइड, मोर और लेस वो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का ब्रेकअप है. 60-65% ट्रिपल ए, 35-40% आर्बिट्राज, राइट. तो उस हिसाब से अगर कंपैरेटिवली देखो, का yield that we are looking at is about 1.5 to 2% more at the portfolio level, right? राइट. हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डिलीवर करें 9 से 9.5% का yield at the gross level, at the portfolio level. That is what we are targeting. So करेक्ट. clearly about 2% higher.
उसी से अगर आप देखो तो अगर if we do our job well, then compared to a 5%, one is at a 7 plus in terms of post tax, post expense and all that, right? That's the key difference. तो इन्फ्लेशन को बीट करने का जो सबका मकसद होता है कि मुझे एटलीस्ट फ्यू परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन के ऊपर, what we are trying to do is deliver that, like you said, in between product which gives that decent yield pickup. It is not a pure AAA and arbitrage fund only. That is why we are, like I said, investing in REITs, InvITs, AA bonds, and single A bonds. So the idea is that we give that yield pickup overall, right? Right. At the same time, if you compare with Altiva, our product is very different because, like I said, our sensitivity to equity markets is very low. I won't say negligible because REITs and InvITs है हमारे पास भी which are to some extent more volatile, but they are still much more stable compared to a pure equity place. So let's say if in the last March April was a good testing case, right? When markets were very volatile, markets fell almost 10-12%, and if you see a lot of SIFs, many of them fell anywhere between 2% to 6%, 7%. Simply because obviously they are alpha strategies are dependent on market view, etc. As well. Comparatively, let's say an Aruda was one which was very stable, right, during that whole period. Right. Now, I would expect our strategy also to be a fair bit more stable in that period. So, which means that correlations with equity markets and sensitivity to equity markets is very low in our kind of a product compared to, let's say, an Altiva strategy. So, वहाँ पे the whole skill set is more the equity skill set of option strategies, pre-IPO, special situations. हम लोग वो सब चीज कर ही नहीं रहे हैं in this fund, right? We are targeting a much more stabler portfolio, which is why at least the way we think about our portfolio positioning is core allocation, right? That a stable allocation is what we should be targeting in terms of when you're talking about this kind of a fund, which gives meaningful returns pickup and at the same time is a fairly stable component of one's portfolio. ओके Right. Thank you. अंकुर जी, आपने भी हैंड रेस किया था। मैंने भी किया है केवल भाई। हाँ, वन बाय वन में लेता हूँ। Yes. अंकुर पहले दो क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट एक अंकुर जी का और उसके बाद निखिल जी आपका। यस अंकुर जी, यस बताइए अंकुर जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन बस ये था, जैसे इस फंड के अंदर भी आर्बिट्राज हम लोग 35% लेकर चल रहे हैं, बट लास्ट 1 मंथ आई हैव सीन कि आर्बिट्राज के अंदर ना देयर ना परफॉर्मेंस, इट इज गिविंग अ नेगेटिव रिटर्न्स। सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एक तो इसका रीजन क्या है, एंड फर्दर अगर आपके ये अपना HSBC वाले फंड्स में भी अगर ऐसा नेगेटिव सिचुएशन आता है तो कैन वी एक्सपेक्ट द सेम रेंज ऑफ रिटर्न्स लाइक 8% जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो विल इट बी देयर? See, you are absolutely right कि arbitrage का भी ups and downs होता है, and I think frankly I am not the expert on arbitrage because that part will be managed by our equity arbitrage portfolio manager Praveen Ayathan जो manage करते हैं arbitrage fund को. But what I understand is that as of now अगर आप roles की बात करें अभी, they are fairly attractive going forward. No, it's almost, if I'm not a week back, at least almost 63-65 basis points का rolls था, which translates to almost 7.5. But the fact is, volatility of the markets and the way markets have moved, your backward-looking returns have got very badly impacted on arbitrage. Second is, of course, arbitrage funds में भी there is allocation to money market, ultra short, CDs वगैरह, जहाँ पे rates have gone up a fair bit. So that has also contributed. Now, of course, in the last 2-3 days, we are seeing some reversal happen because वहाँ पे वो nervousness to do with rupee, RBI, whether they'll come out with measures, and ये week में policy भी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा nervousness था, which caused all of that. Over here, I think it is fair to assume a little bit more medium term kind of an approach. Arbitrage, of course, hard to predict, but मैं just ये बोलूँगा कि अगर broadly rates हमारे stable रहते हैं या ऊपर जाते हैं, because as liquid fund returns also go up, let's say RBI hikes rates वगैरह, gradually arbitrage के returns should also track those. So which is why we have assumed I would say a 7 quarter kind of a handle gross basis पे, which is consistent with the roles that are there right now for anybody doing fresh arbitrage positions right now. But you are right, backward looking में the last 1 month has been fairly painful in that and unexpected. Best is, of course, if an arbitrage portfolio manager explains it in more detail. But what I understand is it's part
volatility and the way things have happened over there, partly also because a lot of the जो 15-20% जो invested होता है on the fixed income side in CDs, money market funds वगैरह सब for margin purpose, that took a sudden beating because interest rates वहाँ पे move up हो गए almost 25 से 50 basis point in the last 1 week, 2 weeks. That now slowly अभी reverse हो रहा है. Last 2 दिन से interest rates are coming down again. So hopefully that part of it should get recovered, I think. But that's the thing. But arbitrage will, yeah, it'll reflect whatever is happening in the arbitrage market. That really we cannot do anything to control that or to buffer that. Okay, last question, Nikhil ji. हाँ श्रीराम जी, मेरी हाँ आवाज आ निखिल, रही है? हाँ, यस yes, यस sir. बिल्कुल, हाँ निखिल जी बोलिए. हाँ नहीं, आपका पोजीशनिंग वगैरह समझ गया, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने. थैंक यू. मेरा एक सवाल है, ये आपका जो फंड है थोड़ा डिफरेंशिएटेड भी है विद अदर हाइब्रिड्स, लेकिन इसमें ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, तो ये एसआईएफ कैसे हुआ? इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड. तो हाउ इज इट वी आर पोजीशनिंग एट एसआईएफ? Correct. See, overall, see, SIF as a category, I'll tell you, from what I understand, from SEBI के thought process से, is to promote more innovation, right? Hybrid long short is a category. वैसे ही asset allocator is another category in the hybrid space. Similarly, on the equity side, debt side. Over here, the idea is, of course, long shorts is enabled, right? It is up to each fund house how they want to use that feature, right? Now, to the extent arbitrage itself involves long cash stocks and short futures, there is clearly that element of long and short that is anyway there. But beyond that, the important thing is hybrid, to my mind, is a key thing over here. And which is where if you look at जो asset categories हम लोग देख रहे हैं, InvITs, REITs, AAA bonds, securitization, AA bonds, single A bonds, and arbitrage. That is our entire menu, right? That is a very good hybrid instrument packaging that we have done. Only thing is we have chosen those which are very less sensitive to equity markets. See, that is a key thing that we are trying to make through all of these things, right? Finally, some fund houses have chosen नहीं उनको equity play करना है, equity oriented strategies करना है. We have chosen to say that okay, let us pick and choose categories in a hybrid fund which are less sensitive to equity market. So that's our thought process. Beyond this, how one uses shorting, etc., is up to each fund house and how they want to do it, because it is an enablement. There is no compulsion that you have to have X percentage shorted all the time. It is an enablement. For us, we believe that, okay, this kind of a product profile gives a good innovative product capability. And again, like I said, we are fairly true to the whole hybrid nature of the fund's positioning, right? That's important. It is not just AAA bonds and arbitrage put together and saying, ठीक है, चलो ये ले लो. Over here, we are really getting into a fair number of categories. InvITs, like I said, first year में हम लोग 6 months to a year, we are keeping it at 10%. In the second year, we would want to increase it to 15-20%. So if you look at over a period of time, it will have a very diversified portfolio overall across various segments. And that is what the only common thread in all of these things is that, yes, sensitivity to equity market should be low. That is what our defining feature is. And that is a choice. Different fund houses have chosen that side. We have chosen to go to a product which is less sensitive to equity markets. Okay, thank you Thank very you. much, Shriyam ji, Sure, Nikhil. for your insightful presentation as well as solving the query. Definitely, SIF कैटेगरी एक इवॉल्व हो रही है और अभी NFO जो है आज से स्टार्ट हो रहा है ना, if I'm right, starting Yeah, second, actually tomorrow से, कल से start and it ends on NFO is 16th starting June. from tomorrow 2nd June to 16th June, and कुछ भी query होगी तो I'll come back to you through the help of the Absolutely. team. So thank you very much. Partner, आप Absolutely. continue Thank you कर- so आप- much, everyone. Thank Yeah, you, yeah. Keyur bhai. Yeah. Absolutely. Thank you. Yeah. Really looking forward to your participation. Sure, 100%. Partner, you can continue. We'll have another half an hour session. Thank you. Yeah. So यहाँ पे मैं समराइज करूंगा, उसके बाद आपकी कुछ स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो भी हम डिस्कस करेंगे, नॉट नेसेसरी ये प्रोडक्ट की बट दूसरी प्रोडक्ट की. तो यहाँ पे मैं समराइज करने के लिए आई लाइक टू यूज द थॉट प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में किया था डिस्कशन. इनकेस आप लेट ज्वाइन हुए और आपने मिस किया है तो आप 2-3 मिनट समझ सकते हैं.
तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में आज की डेट में 400 लाख करोड़ जो है वो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट होता है, जिसमें से ब्रॉडली दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट जो आता है आपका बैंक एफडी का आता है, विच इज दी ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़, एंड अनदर 200 लाख करोड़ विच इज दी कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि 400 लाख करोड़ जो है वो हमारी कंट्री में वो फिक्स इनकम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम हम बात करें तो 2 लाख करोड़ कॉर्पोरेट एफडी में है, 3 लाख करोड़ आर्बिट्राज फंड में है, और प्योर डेट फंड जहां पे टैक्सेशन के बेनिफिट नहीं है, ओके, 7% का एवरेज रिटर्न है बट टैक्सेशन जो है अनफेवरेबल है, ऐसा कितना है तो यहाँ पे और 6 लाख करोड़ है। तो करीबन करीबन हम बात ये कर रहे हैं कि 400 लाख प्लस लाख करोड़ जो है वो आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स है, जो एचएनआई इन्वेस्टर है, ओके, या सीनियर सिटीजन इन्वेस्टर है, जो ऑलरेडी उनको पहला पेन पॉइंट है कि उनको इंटरेस्ट कम मिलता है, ओके, और साथ साथ में टैक्सेशन जो है एचएनआई इन्वेस्टर के पॉइंट से बात करें तो 30 to 40% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जो है, तो मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो स्ट्रेटेजी है हमारे पास, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन जो रहती है हाइब्रिड में, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब कि ये स्ट्रेटेजी जो है प्लेस की जाती है आर्बिट्राज फंड से लेके अपने इक्विटी सेविंग स्कीम के बीच में, यानी कि उसको हम आर्बिट्राज प्लस या बॉन्ड प्लस, ओके, या हम उसको एफडी प्लस भी कहते हैं। सो रिस्क जो है आपका मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसलिए हम कहते हैं रिस्क जो है वो आपका बॉन्ड प्लस या एफडी प्लस का है, ओके, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या दे रहे हैं, बॉन्ड प्लस 2 to 3% की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी तक जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉन्ड प्लस कैटेगरी में, यानी कि कंजर्वेटिवली मैं बात करूं कि 1 साल की एफडी जो रहती है उसका इंटरेस्ट रेट से एज लो एज 6% ही है, तो मैं 8 to 9% भी बात करूं, ओके, नेट रिटर्न की बात कर रहा हूं, आफ्टर एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूं, ओके, तो आज की डेट में एफडी का रिटर्न जो है 8 से 9% का, एफडी का रिटर्न 6% का है 1 साल की एफडी का, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट एक्सपेंस रेशियो, यानी कि नेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि 8 से 9% हम क्लाइंट को देते हैं। बट साथ साथ में बड़ा एडवांटेज ये है क्लाइंट के लिए कि यहाँ पे टैक्सेशन जो है 1 साल के बाद कितना रहता है, 12.5% वर्सेस दी एफडी में आपका रहता है, बॉन्ड में रहता है आपका जो है 30 to 40%। वाई इट इज 30 to 40%? बिकॉज इफ इनकम इज अबव 50 लाख देन 30% इज टैक्स, उसके पर 25% सर्च आ जाता है, उसके पर आपको फर्दर सेश देना पड़ता है, इट इज एज हाई एज 40%। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉन्ड प्लस कैटेगरी में, जो उसकी यूएसपी है कि हम नेट रिटर्न क्लाइंट को देने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन 8% से लेकर लेट से 9% के बीच में, ओके, और सेकंड टैक्सेशन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं आफ्टर 1 year 12.5% LTCG टैक्स है। सो नाउ इन दैट कैटेगरी, बॉन्ड प्लस कैटेगरी, यू हैव अ first product which is a Altiva, okay. Altiva is a product which uses the 50% bond and balance 50% is the equity, but out of 50% equity 40% is known as a derivative strategy, various derivative strategy which reduces the net equity like covered call, trade straddles, triangle, and net equity would be a 10%। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया है और बार बार लर्न किया है कि यहाँ पे हम 9 to 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ 2 year पीरियड, और अल्टीवा ने प्रूव भी किया है, रिसेंट जो डेटा है इस हिसाब से उसका यील्ड आ रहा है 10.66% का। यहाँ पे मैं बताऊं आपको XIR, तो लेटेस्ट जो XIR मैंने किया हुआ है कैलकुलेशन, उसमें 24 अक्टूबर की एनएवी -10 समथिंग है, 25 मई, ओके, उसकी एनएवी है 10.60, तो इसका मतलब है 10.470 का यहाँ पे XIR क्लाइंट को मिल रहा है। हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि 9 to 10% के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है। सेकेंड प्रोडक्ट जो आती है उसमें
आप कह सकते हैं मैग्नम, और सेकेंड प्रोडक्ट आपकी आएगी प्लेटिनम। दोनों सेम थॉट प्रोसेस पे काम कर रही है। ये थॉट प्रोसेस में ये प्रोडक्ट जो है 30% एवरेज बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, 30% एवरेज आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करती है, 30% एवरेज आपका कॉलर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, विच इज अ लिटिल कंजर्वेटिव देन दी कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हमने 40% में से लिखा नहीं है, बट 30% आपका कवर्ड कॉल है, and 10% is about the maximum net equity, which includes the REITs InvITs भी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमें कितना रिटर्न दे सकती है, 8 to 9% का रिटर्न नेट दे सकती है, बिकॉज ऑफ दैट वन द bond portion which is the 30% and balance 30% arbitrage which also give you 7% return, so 60% पोर्टफोलियो जो है आपको एवरेज 7% दे रहा है, और 40% रिटर्न पोर्टफोलियो जो है वो एवरेज आपको 10% दे रहा है। तो नेट रिटर्न क्लाइंट को कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8 to 9%। और तीसरा जो आज हमने लर्न किया, रेड हैक्स। ओके, तो रेड हैक्स में यहाँ पे जो थॉट है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि एवरेज 50% आपका बॉन्ड्स जो है, एवरेज 50% जो पोर्टफोलियो है, ओके, वो आपका लिक्विड हम कह सकते हैं, जहां पे 25% आर्बिट्राज रहेगा, 25% एवरेज आपका ट्रिपल ए बॉन्ड रहेगा, और बैलेंस 50% पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं वो एक ए या डबल ए एवरेज बॉन्ड उन्होंने बताया कि ए मीडियन रहेगा, एंड दे टारगेट टू अर्न दी एडिशनल रिटर्न। यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं कि 10 से 11% का रिटर्न मिलेगा, और ये पोर्टफोलियो पे एवरेज जो है मुझे 7 to 8% का रिटर्न मिलेगा, एग्जाम्पल। तो दोनों का एक एवरेज निकालेंगे। इसमें आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप रीट्स ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आप इनविट्स भी ऐड कर दीजिए, ओके, जो भी उन्होंने बताया इस हिसाब से। तो एवरेज पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आ सकता है, पोस्ट एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं 8 to 9%। तो यहाँ पे आपके क्लाइंट चाहते हैं कि भाई हम डेरिवेटिव प्ले नहीं करना चाहते, आपको क्लाइंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, या एजुकेट करना है कि भाई कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जो है उसमें आप अल्फा जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन है, एक डेरिवेटिव प्ले से आपका अल्फा हो सकता है, और दूसरा आपका अल्फा जो है क्रेडिट प्ले से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव प्ले से हम 2 to 3% का अल्फा करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट प्ले से हम क्लाइंट को कहते हैं नेट 1 to 2% का अल्फा करते हैं। ओके, तो क्लाइंट विल डिसाइड कि उसको डेरिवेटिव्स में नहीं प्ले करना है, ओके, और क्लाइंट को लगता है कि उसको क्रेडिट रिस्क वाली प्रोडक्ट चाहिए, या जहाँ पे 65% ऑन एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स इनकम प्रोडक्ट में हो रहा है, स्पेसिफिकली बॉन्ड्स या रीट्स या इनविट्स, जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर जो है क्लोज टू 0 हो गया, और बैलेंस 35% मैक्सिमम हो रहा है, या 25%, विच इज ऑल्सो आपका कहीं ना कहीं आर्बिट्राज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लाइंट को ऑप्शंस देना है, एंड क्लाइंट विल टेक अ डिसीजन कि मुझे आइदर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो कौन से एक प्रोडक्ट लेनी है, 20 या 30 लाख करना है, 50 लाख करना है, तो क्लाइंट उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। एनी क्वेश्चन इन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट? सर थोड़ा सा मुझे कल इतना ही कहना था हाँ बोलिए ना। कि अगर हम हाइब्रिड को 3 बकेट में चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, जिसमें जो हमारा स्टार्टिंग ये जो अरुधा और आरबी का जो रेडेक्स है, जिसमें वो नेट इक्विटी लगभग 0 के बराबर ले रहे हैं, और दूसरा उसमें हम सॉरी टू इंटरव्यू, आप इसमें कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, बाकी आपके सजेशन मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल देना, क्योंकि समझो 1000 पार्टनर है, 1000 सजेशन, मुझे 1 to 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने क्या किया है कि बहुत सिंपल किया है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के पॉइंट से हम कहते हैं कि बॉन्ड प्लस कैटेगरी। बॉन्ड प्लस का मतलब कि बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और हमारा अरुधा जो है बॉन्ड रिस्क कैटेगरी है, जहाँ पे बॉन्ड रिस्क, बॉन्ड रिटर्न, बट जो आपका टैक्सेशन है वो इक्विटी का मिलता है 1 साल के बाद, यानी कि 12.5%। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बॉन्ड प्लस कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने टोटल 4 प्रोडक्ट हो गई, 3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें 2 बहुत पहले से है, अल्टिवा और मैग्नम,
और तीसरा प्लेटिनम आया, और चौथा अभी हम बात कर रहे हैं रेड एक्स की। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड प्लस कैटेगरी में कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बताइए। नहीं सर, अभी तो मैंने। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि काफी इसीलिए हमने अभी रिसेंटली क्या किया है, फुल डे का वर्कशॉप भी इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पे आप फुल डे बैठ के लर्न करेंगे, साथ साथ में उसको आप सेगमेंट करेंगे। जितना आप टाइम देंगे, ओके, इतना रिजल्ट बेटर आएगा। अभी चंद्रमोहन जी जो है मुझे लिख रहे हैं कि देर आर सो मेनी SIF अवेलेबल इन द मार्केट, वुड इट बी पॉसिबल have a ready reckoner similar to one we have a mutual fund? It would be so useful reference tool, make it easier to understand and remember appropriately position various product। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बट हर वीक में, हर मंथ में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि म्यूचुअल फंड क्या हो गया है, इट इज एस्टेब्लिश कैटेगरी जहां पे कुछ इनोवेशंस हो ही नहीं रहा है। जो नए NFO आ रहे हैं वो सेक्टर्स के आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफी सारे इनोवेशंस हो रहा है। यहाँ पे काफी सारे आपके फंड आएंगे, वो डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज HSBC ने क्रेडिट से डिफरेंशिएशन करने की कोशिश की, नेक्स्ट वीक 2 वीक के बाद कोटक का आ रहा है, उसका भी हम करेंगे, वो भी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में आ रहा है। तो वहां पे क्या इनोवेशन होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको खुद का बनाना पड़ेगा। इफ यू एक्सपेक्ट दैट कि सब कुछ केयू शाह या AMC या प्रूडेंट से होगा, हो सकता है आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर कर देंगे, ओके, बट आपने खुद ने कुछ टाइम दिया है और आपने खुद ने अपना कुछ रेडी रेकनर बनाया हुआ है जो क्लाइंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो क्या होगा, बेटर आपको रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज क्या होगा कि अभी जितना हम कर रहे हैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से, चंद्रमोहन जी का ही फीडबैक से हमने वीकली सेशन स्टार्ट किया, पिछले 2 महीने से हमने फुल डे सेशन भी स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कि हम आपको क्वालिटेटिव इंसाइट दे पाए, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज अ इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ओके, इवॉल्विंग न्यू कैटेगरी, नई प्रोडक्ट्स आ रही है, नई प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट हो सकती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, इवन दो नेम इज मेंशन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। So it is very important that you need to also ensure that you also invest average half an hour, 45 minutes every day to better understand the product. You can also prepare your basically some kind of Excel sheet where you can also differentiate between two category. So accordingly you will be able to communicate to client. तो जितना आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इतना आपका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। डेफिनेटली जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हो सके इतना सिंप्लीफाई करके दे सकूं। अभी हम 5 जून को फुल डे का वर्कशॉप थाने में कर रहे हैं, तो जो थाने के पार्टनर्स है यानी कि मुलुंड और थाने के पार्टनर है, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट कि आप फुल डे सेशन को अटेंड करिए। सो हो सकता है काफी सारी क्लैरिटी वहां पे आपको मिल जाएगी। 8 जून को हम बोरीवली में सेशन कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट बोरीवली, मलाड या जो भी पार्टनर बोरीवली क्लस्टर के हैं, विरार, वसई, मीरा रोड, वो वहां पे बोरीवली में अटेंड कर सकते हैं। So let open the session for the other question apart from the hybrid long short के अलावा आपके कोई questions है तो भी हम थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं, because we have another 15-20 minutes time, क्योंकि काफी सारे पार्टनर मुझे 1-to-1 मैसेज करते हैं, तो I suggested that why don't you basically share the question into the group. सर मेरे को ड्यूनिटी SIF का थोड़ा समझना था, सिंस वी आर इन क्लोज टच विद द फंड मैनेजर। उनका मार्च में डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा था, बट अप्रैल में अपसाइड कैप्चर उतना नहीं हुआ, और मई में भी इनफैक्ट डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाज आल्सो नॉट गुड। आई नो इट इज नॉट गुड टू कैलकुलेट ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, बट स्टिल आई मीन दिस इज जस्ट फॉर आवर इंटरनल कंजम्पशन। इफ वी आर अवेयर व्हाट आर द रीजंस, तो दैट लीस्ट वी कैन एक्सप्लेन टू द क्लाइंट इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन। तो हमने पिछले 1 वीक से मैं फॉलोअप कर रहा था डिविनिटी टीम के साथ, तो 3 जून को हमने इवनिंग सेम टाइम 5 to 6, नॉट सेम टाइम, 4 to 5 नॉर्मली करते हैं, बट 3 जून को यानी कि वेडनेसडे को हम डिविनिटी के रिव्यू मीट करेंगे। राजेश भाटिया आएंगे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स जो है
वो आपके साथ उनका पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप उनको पूछ सकते हैं। वेडनेसडे के ही करने वाले हैं, मैं आपको कल लिंक बना के शेयर कर दूंगा उनकी। ओके सर, थैंक यू। सर इन्होंने जो टैक्सेशन बताया रेडेक्स में अभी फर्स्ट ईयर में भी 12.5%। नो, टैक्सेशन में फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपका अल्टीवा और ये अपना सेकंड जो प्रोडक्ट है, ये अपना रेडेक्स, ये दोनों में फर्स्ट ईयर में आपका जो है स्लैब रेट लगेगा, और 1 ईयर के बाद आपका क्या होगा, 12.5% लगेगा। जबकि मैग्नम और प्लेटिनम वो इक्विटी ओरिएंटेड है, क्योंकि वहां पे वो ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर जो है 65% रख रहा है। ये सब टेक्निकल है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बात करता हूँ। तो प्लेटिनम और मैग्नम जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, क्योंकि दे आर कीपिंग दी 65% ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर एंड बट नेट एक्सपोजर 5 to 10% कैसे करते हैं, बाय यूजिंग दी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी लाइक आर्बिट्राज यूज करते हैं, या कवर्ड कॉल अपना कॉलर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो वहां पे आपका विद इन 1 ईयर में क्या होगा, आपका 20% एसटीसी लगेगा, 1 साल के बाद 12.5% लगेगा, और साथ साथ में आप चाहे तो वहां पे 1.25 लाख रुपीज पर पेन पर ईयर जो अपने एलटीसीजी का एग्जाम्पशन मिलता है, जो वो प्लेटिनम और अपना मैग्नम एलिजिबल होगा उसके लिए। बट अल्टीवा और सेकंड जो है अपना रेडेक्स उसमें एलिजिबल नहीं रहेगा एग्जाम्पशन के लिए। और सर ठाणे में कभी सेशन है आपने बताया? ये 5 जून को है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप Sorry? नहीं आए थे ना, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बात हुई मयूर के अपना वैभव के साथ, उसने बोला कि जो सेशन सिर्फ अपना डोंबिवली और कल्याण ब्रांचेस के लिए किया था, उसमें अमरनाथ ब्रांच के पार्टनर्स को इनवाइट नहीं किया था। आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है, तो एक बार आप अपने रिस्पेक्टिव एरिया मैनेजर से बात करके आप रिक्वेस्ट करेंगे, सो दे जगह वहां पे होगी, दे विल अलाउ यू एंड, ठीक है ना। सर कौन सी डेट को? 5th, ये फ्राइडे को, 5 तारीख को। हाँ वही जो जहाँ पे अपना था ना फंक्शन, आपका कल्याण का जो फंक्शन था वही होटल में है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ओके। सर एक बार थोड़ा सा इक्विटी वाले पार्ट में जरा बता दें। कौन सा? जैसे अपना अरूधा, डायना, टाइटेनियम भी अब वापस रिलीज हो गया है, अगर किसी को एक सजेस्ट करना हो तो थोड़ा सा किस बेस पे करें और कैसे करें, मतलब। ओके, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखा है योगेश भाई ने, दादर में कब होगा? तो देखिए, आपको आपके एरिया मैनेजर को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें सेशन अटेंड करना है। इधर अभी बोरीवली में अवेलेबल है, तो बोरीवली में 8 जून को कर सकते हैं, ओके। या दादर में जब रिक्वेस्ट आएगी वो ब्रांच से, तो अब वहां पे हम करेंगे। सो यू कैन रिक्वेस्ट योर ब्रांच हेड और एरिया मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर टू प्लान दिस काइंड ऑफ सेशन विच हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्किल सेट। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक सेकेंड ना, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। तो देखिए, हमने यहाँ पे मैं एक बार फिर से समराइज करूँ तो हम ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी जो है उसमें रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो है बॉन्ड रिस्क स्ट्रेटेजी, यानी कि उसमें रिस्क और रिटर्न बॉन्ड का है। तो उसमें कौन सा फंड है आपका? अरूधा है, जिसमें एवरेज 60% जो है बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है और 40% वहां पे आर्बिट्राज होता है, ठीक है। तो आपका रिटर्न सेम 7% ही आएगा, बट उसकी यूएसपी क्या होगी? आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? टैक्सेशन आपका कौन सा लग जाएगा? इक्विटी का लग जाएगा। हम इक्विटी नहीं बोलेंगे, बट इक्विटी लाइक कहेंगे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है ना। यानी कि 12.5% एप्लीकेबल हो जाएगा, 12.5% आफ्टर 1 ईयर, ओके। तो ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी हो गई। सेकंड स्ट्रेटेजी आपकी जो बहुत पॉपुलर हो रही है मार्केट में, वो बॉन्ड प्लस प्लस है। ऑलरेडी 8,000 करोड़ का ईयूएम यहाँ पे है, और मेरा टारगेट है कि ये कैटेगरी नेक्स्ट 3 से 5 साल में कितने करोड़ की हो जाएगी? 4 लाख करोड़ की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बॉन्ड और एफडी में 400 लाख करोड़ का है पैसा, okay। तो the lot of smart money will move to the better product which is offer a better expected return as well as better tax efficiency। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि बॉन्ड प्लस कैटेगरी में एक हमारे पास अल्टीवा है, ओके।
सेकंड हम बात कर रहे हैं मैग्नम है, ओके। तीसरा हम बात कर रहे हैं प्लेटिनम है, और चौथा जो है आपके पास अभी रेड एक्स आया। तो ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इसमें इक्विटी का एक्सपोजर उनका रहता है, ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर रहता है। यहाँ पे जो है वो ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर में वो प्योरली क्या कर रहे हैं, आर्बिट्राज कर रहे हैं, और उनका बैलेंस क्या है, ऑन एवरेज 60%, ये 25% हमने बात की, 60% बॉन्ड्स बात की, और 10% में आपका रेट्स इनविट्स आ गया, ओके। तो मैं फिर से टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूं। तो अल्टीवा जो है वहां पे जो स्ट्रेटेजी यूज हो रही थोड़ी एग्रेसिव हो रही है, तो हम क्लाइंट को 9 to 10% कह सकते हैं। मैग्नम और प्लेटिनम में हम 8 to 9% कह सकते हैं, और यहाँ पे भी हम क्लाइंट को नेट रिटर्न क्या दे सकते हैं, 8 to 9%, ओके। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड प्लस में क्लाइंट के पास 4 ऑप्शंस है, कहीं ना कहीं हमें लर्न करने पड़ेंगे डिटेल में। उसके सारे वीडियोस अवेलेबल है, या हम क्लासरूम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, डिकोडिंग दी हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी, जो मेन ऑब्जेक्टिव वही है आपका एसआईएफ वर्कशॉप जो हम क्लासरूम करते हैं। तो हम क्लाइंट को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो बॉन्ड या एफडी से आपको एवरेज 2 से 3% की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सपेक्टेड जो है आपका 2 से 3% का ज्यादा मिल रहा है, और साथ साथ में टैक्सेशन जो है वो भी आपको 1 साल के बाद क्या मिल जाता है, इक्विटी लाइक, ओके, यानी कि 12.5%। So that is the biggest two USP to the client. One is the higher expected return than the bond. तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नम, प्लेटिनम और रेडेक्स में क्लाइंट को 8 to 9% हम कहेंगे, और अल्टिवा में क्लाइंट को हम 9 to 10% कहेंगे, which is the decent expectation to the client. तीसरा जो यहाँ पे है, इसको हम बॉन्ड प्लस प्लस कैटेगरी कहते हैं, ओके, जहां पे आपके पास 2 है, एक आईसीफ का एक्टिव एसेट एलोकेटर, और दूसरा हम कहते हैं एपेक्स। तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन में जस्ट बताऊंगा तो 2 साल का मैं आइडियली बताता हूँ कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए, आइडियली 2 years का होना चाहिए रिटर्न कन्वर्ट करने के लिए। जबकि आपका जो ये प्रोडक्ट है रेडेक्स में उन्होंने 1 साल बताया। सेकेंडली आपका जो बॉन्ड रिस्क वाला प्रोडक्ट है उसमें भी मिनिमम आपका 1 साल रहेगा। बट अपार्ट फ्रॉम वी कैन से 2 year इज द आइडियल होराइजन टू अर्न दी डिसेंट रिटर्न ऑफ 8 to 9% और बिटवीन 8 to 10%। बॉन्ड प्लस प्लस में मैं कंजर्वेटिवली 3 years कहता हूं, जहां पे हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि 3 to 4% एक्स्ट्रा मिल सकता है, ओके, वेयर वी कैन से इट इज अ 10 to 11% की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 3 years एंड अबव। और फोर्थ जो है इसमें हम बेफ स्ट्रेटेजी कहते हैं, जिसको मॉडरेट रिस्क में लेके जाते हैं। बेफ में हमें सबको पता है आईसीफ का बेफ अवेलेबल है, टाइटेनियम, क्यूसिफ का है, टिटेनियम का अवेलेबल है। तो ये सब वही कैटेगरी में आएंगे जहां पे आप क्लाइंट को कंजर्वेटिवली अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप 5 years कहेंगे तो भी अच्छा रहेगा कि भाई 5 साल के लिए आपका रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट है, 5 साल के लिए होराइजन के इन्वेस्ट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको बेफ के रिस्क में बेफ +2 का टारगेट करके देती है। तो बेफ रिस्क ये हुआ, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या हुई हमारी, बेफ +2 की हुई। एनी क्वेश्चन यहाँ पे? तो अभी हमें समझना होगा कि मार्केट जो है अपना पिछले काफी टाइम से वोलेटाइल है, और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है, मैक्रो सिचुएशन की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड की मैं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट इंडिया को बहुत ज्यादा अभी फेस करनी पड़ रही, बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में आपका एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, साथ साथ में कहीं ना कहीं एआई का आईटी सेक्टर में हेडविंड आ रहा है। तो मुझे लगता है कि, और ये 2025 भी एक वॉलेटाइल ईयर रहा था, 26 भी एक्सपेक्टेड है, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके क्लाइंट को जब आप टच करते हैं एसआईपी के लिए, जो आप
क्लाइंट के पास जाते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या पोटेंशियल क्लाइंट है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली इक्विटी, आप उनके साथ स्टार्ट करते हैं कि सर एसआईएफ क्या है, उसके बेनिफिट्स आप डिस्कस करते हैं। साथ साथ में ये बॉन्ड प्लस कैटेगरी क्या है, बॉन्ड प्लस प्लस कैटेगरी क्या है, कैसे ये कैटेगरी काम करती है, उसके क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्या टैक्सेशन बेनिफिट है। तो आई थिंक दैट बिगर मनी विल कम बाय basically educating client, those who are skewed to the fixed income product and those who are HNI already into 30-40% tax slab. So if they have a 5 crore 10 crore in bond investment or FD, okay, or maybe into debt mutual fund or arbitrage fund also example, so part of that allocation 10-20-30% is allocated to a bond plus or bond plus category, so client can expect the 2-3% extra return, okay, over a period of 2 years, definitely with the we can say low plus risk market link product है, हो सकता है इन्हें भी शॉर्ट टर्म 1% डाउन भी जा सकती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years you can expect the decent return, okay, in bond plus category 9% average conservatively, bond plus plus category में you can expect 10% conservatively, और साथ साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट के 1 साल के बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्सेशन जो है इक्विटी लाइक है 12.5 है, विच इज अ पोस्ट टैक्स रिटर्न वुड बी फार फार हायर देन दी बॉन्ड, यानी कि आपका एआईएफ कैटेगरी 2 का फंड है, ओके, या रियल एस्टेट का फंड है जो 12% तक का टारगेट कर रहा है रियल एस्टेट अर्निंग से, बट बिकॉज ऑफ एआईएफ स्ट्रक्चर में आपका कॉस्ट ज्यादा है, आपके टैक्सेस ज्यादा है, तो फाइनली क्या हो जाता है कि प्राइवेट क्रेडिट फंड में वो 12-13% भी अर्न करेंगे, पर हाथ में क्लाइंट को क्या मिलता है 8 से 9% ओनली। तो यही प्रोडक्ट आपको समझो कि एआईएफ कैटेगरी 2 को इनडायरेक्टली रिप्लेस कर सकती है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ओके, ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस, ओके। साथ साथ में जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे भी मेरे हिसाब से 12-13% ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेट रिटर्न, तो पोस्ट टैक्स वहां पे भी 10% तक आ जाएगा, तो अल्टीवा जैसी प्रोडक्ट वहां पे भी 10% दे सकती है, या आईसीआईसीआई का आईसी एक्टिव एसेट लोकेटर भी 10-11% दे सकते हैं। तो वाई क्लाइंट शुड गो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क ऑफ टेकिंग अ 1 crore investment in credit risk fund, private credit fund or real estate, where if something goes wrong, okay, maybe return may come down heavily, okay, साथ साथ में वहां पे रिस्क भी बहुत फार हायर रहता है कंपेयर टू दी म्यूचुअल फंड कैटेगरी या एसआईएफ कैटेगरी। तो यू कैन एजुकेट दैट कि जोस क्लाइंट हु कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इनटू अ AIF CAT 2 private credit or AIF CAT 2 real estate, they get an opportunity of getting a same kind of post-tax return by investing 10 lakh, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा HSBC 10% कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रीट्स में कर रहे हैं, 10% इन्वेस्ट में कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे रियल एस्टेट का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, साथ साथ में प्राइवेट क्रेडिट का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। तो ये सारे फंड जो है रीट्स इन्वेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, हाइब्रिड फंड हमारे, तो इट गिव्स यू अ बेसिकली फ्लेवर ऑफ CAT 2 प्रोडक्ट एट अ 10 lakh rupees ticket size in a same post tax return. Any other question? सर एक बार इक्विटी की भी पोजीशनिंग कर दो जरा। यस यस, मैं कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं चाहूंगा कि पहले डेट को हम यानी कि हाइब्रिड फंड को समझ ले, क्योंकि तो मैं आपको इनडायरेक्टली 1 मिनट और लेके समझाऊं कि आपके क्लाइंट जो चाहते हैं कि मुझे CAT 2 में जाना है, ओके, मैं डिसेल नहीं कर रहा हूं बट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं CAT 2 AIF में मुझे इन्वेस्ट करना है, ओके, जो स्पेसिफिकली प्राइवेट क्रेडिट में इन्वेस्ट करते हैं या एग्जांपल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं एवरेज यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई उनका जो भी एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद, क्योंकि वहां पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, एक्सपेंस रेशियो भी फार हायर रहता है, तो मैं 12% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एग्जांपल। तो 12% में से एवरेज 40% वो कहाँ चला जाता है, आपका चला जाता है टैक्सेस में, तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 5%, तो इसका मतलब मैं 14% भी अर्न कर रहा हूं। आई एम जस्ट पुटिंग अ हायर साइड कि इवन इफ आई एम अर्निंग अ 14% पोस्ट एक्सपेंस रेशियो रिटर्न,
पोस्ट एक्सपेंस रेशियो रिटर्न। ओके, क्योंकि मैं उसके एक्सपेंस ज्यादा है वो उसमें नहीं जा रहा हूं, बट मैं 14% भी अर्न कर रहा हूं, तो करीबन करीबन मेरा 6% टैक्सेस में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 14 माइनस 6, इसका मतलब मैं क्लाइंट को कितना दे रहा हूँ, हाथ में 8% ही रिटर्न दे रहा हूँ पोस्ट टैक्स बेसिस पे। तो कई बार क्या होता है, प्री टैक्सेस पे बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये फंड ने 15% 16% का यील्ड जनरेट किया, रियल एस्टेट हो या प्राइवेट क्रेडिट में हो, कितना रिस्क लेके किया उसमें तो हम जा नहीं रहे, विच इज दैट फंड मैनेजर एक्सप्लेन श्रीराम के वहां पे BB या नॉन रेटेड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट होता है, या रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, कोई ऑफिस परचेस कर लिया, तो चलो आपने 14-15% का रिटर्न अर्न किया, वो भी एक्सपेंस रेशियो माइनस करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका तो एक्सपेंस रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग मिला के वो मेरे हिसाब से 18% रिटर्न जनरेट करते होंगे, तो 4% ऑन एवरेज आपका एक्सपेंस रेशियो में जाता होगा, विच इंक्लूड दी सेटअप कॉस्ट ऑफ AI, विच इंक्लूड दी मैनेजमेंट कॉस्ट जो 2% लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, सब मिला के 4% आ गया, विच इज अ सेटअप कॉस्ट, ओके, विच इज दी 2% मैनेजमेंट फी, ओके, एंड लेट्स से 20% या 10% जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो उसके बाद 14% आया, उसके बाद आपका 6% चला गया, तो हाथ में कितना आ रहा है, नेट क्लाइंट को 8% आ रहा है। तो इफ आई कैन गिव यू अ सेम 8% और 9%, इफ आई कैन गिव यू ऑफर यू सेम पोस्ट टैक्स, ओके, 8 to 9% example with conservative hybrid fund, or I can say a bond plus or bond plus plus category with liquidity, जहां पे आपको लिक्विडिटी है, कभी भी आप एग्जिट लोड पे करके एग्जिट कर सकते हैं, ओके, जहां पे आपका लिक्विडिटी हायर है कंपेयर टू AIF, वहां पे आपका क्रेडिट रिस्क जो है लोअर है, आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर कम है, एग्जांपल नेट इक्विटी एक्सपोजर सबका जो है 5% से लेके एग्जांपल 25% के बीच में रहता है। मैं अभी बॉन्ड प्लस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओके, तो 5% से लेके 15% के बीच में, एवरेज 10% है, वहां पे मुझे रिट्स इनविट्स का भी एक्सपोजर मिलता है। So if I'm getting a same kind of return post tax 8% with help of the example bond plus product or bond plus plus product, then I should look for this kind of thing, क्योंकि पहले प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क फंड का फियर्स को हुआ, पीपल मूव टू दी हाई क्रेडिट रिस्क प्रोडक्ट, जहाँ पे वो 14, 15, 16% यील्ड दिखाता है, बट हाथ में तो फाइनली क्लाइंट को 8 या 9% ही आ रहा है। तो सेम यील्ड इफ client can expect with the lower risk, okay, with lower volatility, with mutual fund kind of efficiency, okay, then why one should go with the credit risk kind of fund in AIF? All are with me? सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? आप चैट बॉक्स में लिखिए, समझ में आ रहा है तो yes लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए। ओके, तो लास्ट हम जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विटी की बात हम कर रहे हैं, तो इक्विटी में हमें पता है ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, और मिड एंड स्मॉल कैप में। तो अभी हम बात करें तो इसको यहाँ पे एक्स टॉप 100 कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मिड एंड स्मॉल से स्टार्ट करता हूँ, तो प्रीफर्ड लिस्ट में हम कह सकते हैं आईसीफ है, सेकंड अल्टीवा हम कह सकते हैं, ओके, आप क्यूसीफ भी कह सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको देना है, कोई मना नहीं कर रहा है, ओके, तो ये हम 3 प्रीफर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूसीफ भी है, आई थिंक, और कौन सा आया था, ये तीन हम लेके चलते हैं अभी टाइम सेव करने के लिए। मल्टी कैप में डायना डाल सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में आप अरुधा कह सकते हैं, आईसीफ कह सकते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का सेफायर आ सकता है, तो इसको आप प्रीफर्ड लिस्ट में पकड़ के चलिए। लार्ज कैप में डिविनिटी को लीजिए। तो आपके पास क्लाइंट को
एक प्रीफर्ड लिस्ट, या अभी के लिए बहुत ज्यादा आपको एक साथ लर्न नहीं करना है तो लार्ज कैप के लिए डिविनिटी हम टारगेट करते हैं। फ्लेक्सी कैप के लिए अरुदा बंधन म्यूचुअल फंड का है, आईसीसी का आईसीफ है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का सेफायर है, ओके, टाटा का टिटेनियम भी ले सकते हैं। टिटेनियम टाटा का भी लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। मल्टी कैप में डाइना ले सकते हैं, और बाद में यहाँ पे स्मॉल मिड कैप का आईसीफ अल्टीवा। ये सब हम जब एक दिन का पूरा वर्कशॉप करते हैं उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या हर एक के फीचर्स है, बेनिफिट है, क्या डिफरेंशिएशन है। तो कहीं ना कहीं जब हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप क्लाइंट को चॉइसेस दीजिए। यहाँ पे एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इसको डायना को आपने मल्टी कैप में रखा है, अरुदा को फ्लेक्सी में, कोई खास डिफरेंस है मल्टी कैप में रखने का रीजन इसको? उन्होंने अपने पीपीटी में लिखा था इसलिए मल्टी कैप में लिखा है। ओके। तो मैं एक समराइज करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं 20 से 25 क्लाइंट का। सो मेक श्योर दैट यू मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ओके, दोज हु आर दी मास एफ्लुएंट और HNI काइंड ऑफ क्लाइंट, ओके, उनको SIP इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बॉन्ड प्लस प्लस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बॉन्ड प्लस प्लस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट में हमने उनको SIP को इंट्रोड्यूस किया, या हमने बॉन्ड प्लस के फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू टेक अ अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम वहां पे फर्स्ट मीटिंग करेंगे। तो वहां पे हम ऑलरेडी हमने पीपीटी आपको सारी शेयर की गई है, आप उनको यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। क्लाइंट के जो भी कुछ प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप सॉल्व करेंगे। कोई ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसका भी हमने सॉल्यूशन दिया है। जैसे क्लाइंट कहता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने बैलेंस शीट असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे क्लाइंट को समझ में आया कि उसके पास कितना पैसा है, कहाँ पे पैसा है, एंड हाउ यू हेल्प क्लाइंट टू enhance the balance sheet in terms of better return, in terms of better taxation. उसके बाद क्लोजिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट कि हमेशा क्लाइंट को 2 चॉइसेस दीजिए। डोंट गो विद द वन प्रोडक्ट, इवन इफ यू आर गोइंग विद द concept to the client, you can say that there are 2 categories available for fixed income investor where they can upgrade and get a better return with better tax efficiency. Okay, one is the bond plus and second is bond plus plus. Okay, उसमें आपने उनको बताया की डिफरेंशिएशन, और क्लाइंट ने बताया बॉन्ड प्लस लेना है, देन यू चूज द 2 प्रोडक्ट, लेट्स से एग्जांपल अल्टीवा और एग्जांपल रेडेक्स, एंड यू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 प्रोडक्ट एंड लेट क्लाइंट चूज 1 प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं जब आप क्लाइंट को 2 या 3 चॉइसेस देंगे तो क्लाइंट के लिए आसान हो जाएगा प्रोडक्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, और क्लाइंट को भी लगेगा कि आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं, नहीं कि कहीं पे उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है हम बेच रहे हैं। सर ये जो फ्लेक्सी कैप है उसमें भी स्मॉल कैप मिड कैप तो रहेगा ना इंक्लूड, भले लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा रहेगा? यस यस, फ्लेक्सी कैप का ऑब्जेक्टिव है कि फंड मैनेजर के पास फ्रीडम है कि they can move anywhere between top 500 shares, so it is purely depend on the fund manager call. Correct. बट मिड एंड स्मॉल कैप में कंडीशन ये रहेगी कि 65% मिनिमम एलोकेशन कहाँ पे होगा उनका, मिड एंड स्मॉल कैटेगरी में होगा, विच इज एक्सक्लूडिंग टॉप 100 करना है। परफेक्ट। कंफर्म कैसे वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको एक्स टॉप 100 दूं कि फ्लेक्सी कैप दूं, मेरे को उसमें आपको डिसाइड नहीं करना है, लेट क्लाइंट डिसाइड क्लाइंट को क्या चाहिए। वो क्लाइंट मेरे पे छोड़ रहा, बोल रहा सर आप जहाँ नहीं, ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या होता है, आज सब कुछ सही है, मैं हमेशा समझाता हूं मेरे सेशन में कि क्लाइंट को चॉइसेस देना है, क्लाइंट को बोलना है कि डिसीजन आपका होना चाहिए। कल समझो कि आपने गुड फेथ में एक्स टॉप 100 दे दिया मिड एंड स्मॉल कैप, और हमें पता चला कि भाई मार्च मंथ में मिड एंड स्मॉल कैप जो है एग्जांपल ज्यादा गिरा एग्जांपल, तो क्लाइंट बोलेगा कि भाई मेरे एनएवी तो मार्केट में इंडेक्स समझो 5% गिरा, बट इंडेक्स में निफ्टी 50 आता है, जबकि स्मॉल एंड मिड कैप में तो आपका इंडेक्स अलग है। क्लाइंट को पता नहीं, वो बोलेगा यहाँ पे तो ज्यादा आपको हुआ,
तो उस समय आप बता पाएंगे ना कि भाई हमने ये आपने ही बताया था कि माय इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 7 to 8 years. I am ready to take a little more volatility compared to the large cap or flexi cap category because of in a short term volatility would be more, but in a long term my expectation would be better than the flexi or large cap category. तो उसे क्या हो जाएगा कि उस समय आपको क्लाइंट को हैंडल करना आसान हो जाएगा. तो मैं तो हमेशा बताता हूं कि भाई डोंट टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. You have to give a choices to the client and let client take a decision. क्योंकि ये 10 लाख की प्रोडक्ट है, कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है और उसने सोचा नहीं है या आपके ऊपर भरोसा करके कर दिया, और एग्जांपल कोई पर्टिकुलर फंड ओके जैसे अभी डिविनिटी का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है और आपका क्लाइंट ने 10 लाख इन्वेस्ट किया और लेट से 9,50,000 हो गया, तो क्लाइंट विल नॉट अंडरस्टैंड कि भाई इंडेक्स जो है वो 8% टूटा है और मेरा फंड 5% टूटा है. बट क्लाइंट ने समझा है कि भाई मैंने ये फंड लिया है 5 साल के होराइजन से और ये मैंने इक्विटी फंड लिया है, ओके नहीं कि कोई हाइब्रिड या कंजर्वेटिव प्रोडक्ट, तो वो कंपैरिजन रॉन्ग नहीं करेगा. हाँ बोलिए सूरज जी. बताइए सूरज जी आपका क्वेश्चन. In equity, which category is considered better from risk and reward point of view? देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है, मैं सबको वही समझाता हूँ कि आपके टाउन में लेट से के 10 रेस्टोरेंट है, वो कोई रेस्टोरेंट ऐसा चाहेगा कि मैं आपको इंफीरियर खाना दूं, ओके तो हर एक रेस्टोरेंट जो है उसने अपनी प्राइसिंग फिक्स की होती है बेस्ड ऑन दी वो क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है, ओके तो उस हिसाब से उसकी प्राइस होती है. तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि आपके क्लाइंट को डिसाइड करना है कि वो क्लाइंट को इक्विटी में कम रिस्क चाहिए रिलेटिवली तो लार्ज कैप फंड में जा सकता है, उसे थोड़ा ज्यादा रिस्क चाहिए तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा रिस्क चाहिए तो मल्टी कैप में जा सकता है, उसे और थोड़ा ज्यादा रिस्क चाहिए तो वो वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप यानी कि एक्स टॉप 100 में इन्वेस्ट कर सकता है. तो सारी प्रोडक्ट जो है वो जो भी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है एसआईएफ में वो ऑल आर ग्रेट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट. देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ बेटर एक्सपेक्टेड इन दी लॉन्ग टर्म कंपेयर टू इंडेक्स. वो टारगेट करते हैं कि हम इंडेक्स से रिस्पेक्टिव जो इंडेक्स है उसे +2% का हम टारगेट करेंगे 5 to 7 ईयर पीरियड में, और शॉर्ट टर्म में हमारी वोलेटिलिटी इंडेक्स से एटलीस्ट 2 से 3% कम रहेगी. तो कहीं ना कहीं वो सबका वही टारगेट है. तो आपको विद इन दैट आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट को लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड में तो उसको आप डिविनिटी का दे सकते हो जो लार्ज कैप बायर्स है. आपका क्लाइंट को मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है बट एसआईएफ के थ्रू जाना है तो आप आईसीआईसीआई का या अल्टीवा का एक्स टॉप 100 दे सकते हैं. ओके सो थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टनर कि आप इवनिंग 4 o'clock से ज्वाइन किया. फर्स्ट 1 hour वाज न्यू फंड लॉन्च हमने जो डिस्कस किया रेडेक्स का, ओके उसमें भी कुछ क्वेरीज होगी तो हम डिस्कस करेंगे. उसकी पीपीटी में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा. इसका भी रिकॉर्डिंग में कल आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड इन केस इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी यू कैन सेंड मी ऑन अ व्हाट्सएप. इफ क्वेरी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कवर नहीं कर पाए हैं यहाँ पे या हम वेडनेसडे नहीं कवर करेंगे तो मैं उसका क्वेरी को आपको आंसर दे दूंगा. अदरवाइज हम जो भी क्वेरीज होगी उसको वेडनेसडे इवनिंग 5 to 6 में सॉल्व करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम.